हाँ प्यारे बच्चे, इस तरफ ध्यान से। तो बेटा रियल नंबर शुरू करने वाले हैं और रियल नंबर बहुत छोटा चैप्टर है। ऐसे समझो, अपन शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और ये भाई खत्म हो गया। नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं, बट अपन लोगों का ये जो पार्ट है, ये जो छोटा सा चैप्टर है, वो 15 मिनट में पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। और अगले 25 मिनट मतलब लास्ट के 25 मिनट जो होंगे उसमें एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन कर लेंगे। देखो कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो तुमको लगता है कि सही कर रहे हैं बट सही नहीं होते, गलत हो जाते हैं। तो बेटा यहां पे ध्यान से कुछ क्वेश्चंस को करना है और सुन लेना है। सॉल्यूशन मैं तुम्हें दे दूंगा, साइड हट जाऊंगा। अगर तुम्हें लगे कि हाँ वो चीज आती है और मुझे परफेक्टली आती है, मुझे कुछ भी लिखने वाला नहीं है, तो तुम उसे स्किप कर देना, ठीक है। और जो पार्ट तुम्हें लगे कि ये मुझे देखना चाहिए, समझना चाहिए, वो समझ लेना। और हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बोल दूंगा कि इसको एक बार देख लो, ठीक है। तो समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए अपन लोग शुरू करते हैं रियल नंबर। तो बेटा रियल नंबर होता क्या है? एक ऐसे टाइप का नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन जानते हो ना, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके, उसको बेटा रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रियल नंबर कहते हैं। जिसको भी किस पे रिप्रेजेंट कर सके? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। तो बेटा क्या किसी और तरह के भी नंबर होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं भाई साहब, जो अपन को नहीं पढ़ना है। कहना सर तब तो जरूर पढ़ा दो। हाँ तो सुन लो एक बार, पढ़ना तो नहीं है लेकिन जानते हुए जाओ कि बेटा दूसरे टाइप का नंबर भी होता है जिसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, जिनको बेटा शो किया जाता है ग्राफ पे और रिप्रेजेंट होते हैं बेटा आयोटा से। मतलब जिस नंबर के आगे आई लगा हुआ हो, जैसे लगा हुआ है 4 आयोटा, ठीक है, इसको आयोटा बोलते हैं और ये इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे हमने लगा दिया 4 आयोटा, तो ये क्या हो गया बेटे? इमेजिनरी नंबर हो गया। अब ये ग्राफ पे आएगा भाई साहब, ठीक है। चलो अभी उसे गोली मारो। इमेजिनरी नंबर को नहीं देखना, अपन को किसको देखना है? रियल नंबर को। तो रियल नंबर में बेटा अलग अलग पार्ट्स आते हैं। सबसे ऊपर बात करें तो बेटा हमारा रियल नंबर जो है वो 2 तरह के नंबरों से बना हुआ है। कौन कौन से नंबरों से? नंबर 2 तरह के, रियल और इमेजिनरी। रियल नंबर 2 तरह के, रैशनल और इर्रेशनल। रैशनल और इर्रेशनल, अभी आगे दोबारा पढ़ाऊंगा, रैशनल और इर्रेशनल, ठीक है। बेटे हमारा जितना भी रैशनल नंबर है, कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को हमने और पार्ट्स में डिवाइड किया आगे, इर्रेशनल के और पार्ट नहीं है। तो रैशनल नंबर में बेटा नेचुरल नंबर भी आता है जो नेचुरली काउंट करते हैं, होल नंबर आता है जो 0 से शुरू होता है, इंटीजर्स जैसे माइनस और प्लस के नंबर इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग, मेरे साथ साथ बोल, इंक्लूडिंग 0। इंटीजर में माइनस के नंबर भी आते हैं और प्लस के भी, 0 के साथ साथ। रैशनल अपन लोग पढ़ ही लिए है ना, इर्रेशनल पार्ट अलग है। इनको थोड़ा और डेप्थ में समझो, पहले डेफिनेशन और उसके बाद चीजें ध्यान से समझना। रैशनल नंबर के ये सारे पार्ट्स हैं, इर्रेशनल नंबर बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। रियल नंबर 2 पार्ट में, रैशनल और इर्रेशनल, रैशनल और इर्रेशनल। रैशनल में ही बेटा हमारा इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर आते हैं। तो अब ये कौन से नंबर है सर? इतने नाम क्यों है? तो उन नामों को समझो जरा, इतने सारे नाम है क्यों? तो बेटा नेचुरल नंबर क्या होता है? एक ऐसा सेट ऑफ काउंटिंग नंबर जिसमें 1 2 3 यूज किया जाए। मतलब जैसे हम लोग आसपास की चीजों काउंट करें ना, इंसान गिने, पेड़ गिने, नेचुरल चीजों को इंसान गिने, पेड़ गिने, तो बेटा वो हम लोग ऐसे गिनते हैं 1 2 3। ऐसा तो नहीं कहते ये पड़ोसी मोटा है तो मोटा 3 गुना हो गया, तुम पता लगा दोस्त को टैग कर रहे हो, भाई साहब सर ने बोला अगर मोटा है तो उसके लिए 3 गिन देना। नहीं, 3 नहीं गिनना है, अगर मोटा है तब भी 1 होना चाहिए, ठीक है। तो एक ही इंसान माना जाएगा, 2 इंसान नहीं माने जाएंगे। अगर वो बौना रह गया तो आधा पौना नहीं होगा, बौना आधा पौना नहीं है, वो बेटा पूरा ही है। तो नेचुरल नंबर वो नंबर है जिसमें हम लोग इंसानों और पेड़ों को गिनते हैं, ये कभी आधे पूरे नहीं गिने, आधे और पौने नहीं गिने जाते, ठीक है। तो बेटा 1 2 3 ये नेचुरल नंबर होते हैं, समझ गए। तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वो है जो बेटा अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वहां से काउंटिंग हो। मतलब नेचुरल नंबर के अलावा वो भी चीज देखी जाए जो है ही नहीं, जिसको बोला गया शून्य या फिर बोले 0। तो 0 प्लस नेचुरल नंबर बोलते हैं होल नंबर। क्या है बेटा? होल नंबर आर द सेट ऑफ,
होल नंबर आर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर दैट इंक्लूड्स जीरो प्लस द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब होल नंबर क्या है? जीरो प्लस नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर, या और सीधी भाषा में बोले तो 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे कहानी चलती रहेगी। कहां तक चलेगी? ये चलेगी भाई साहब इंफिनिटी तक। कहां तक? इंफिनिटी, मतलब अनंत काल तक। उसको गिन नहीं सकते तुम, है ना। 1000 1 करोड़, फिर उसके आगे तुमने +1 और लगा दिया तो है ना 1000 1 करोड़ 1। तो बेटा ये पता नहीं कहां तक चलेगा, तो ये इंफिनिटी तक। 0 प्लस नेचुरल नंबर क्या बनाता है? क्या बनाता है? मुंह से बोल बेटा। होल नंबर। क्या बनाता है? होल नंबर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बेटा बात करें अपन लोग इंटीजर्स की, तो मैंने क्या बोला? सारे के सारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। ये बच्चे गलती करते हैं और एग्जाम में पूछा जाता है तो वो इस चीज को छोड़ देते, कहते सर 0 नहीं आता इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव। बेटा क्वेश्चन पूछा जा चुका है और गलती करते हैं इस पे बच्चे, तो आपको नहीं करनी है, ठीक है। बड़ा याद रखना इस चीज को। इंटीजर आर द सेट ऑफ होल नंबर्स एंड देयर अपोजिट्स। होल नंबर भी और उनके अपोजिट भी, और उनके अपोजिट भी। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अलोंग विद द डेफिनेशन, मतलब आपने इनकी नहीं याद करी डेफिनेशन तो फर्क नहीं पड़ता, जो चीज याद करने वाली वो भी लिखवा दूंगा। बट अगर आपने ये याद नहीं करी ये वाली डेफिनेशन तो गड़बड़ है, तो इसको याद भी करना है, ठीक है। तो रैशनल नंबर बेटा क्या है? रैशनल नंबर आर एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। यहां पे लिख देता हूं, या फिर A अपॉन B, वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। A एंड B आर इंटीजर्स। बेटा रैशनल नंबर क्या है? ध्यान से पढ़ना। रैशनल नंबर आर एनी नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस, मतलब जिसको लिखा जा सकता है इन द फॉर्म, मतलब एक तरीके से, कौन सी तरीके से? इन द फॉर्म ऑफ A अपॉन B, इन द फॉर्म ऑफ A अपॉन B, जिसको A अपॉन B में लिखा जा सके। लेकिन B जो है वो कभी भी 0 के बराबर ना हो। वेयर A एंड B आर इंटीजर, A और B इंटीजर होने चाहिए, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर होने चाहिए। एंड B इज नॉट इक्वल टू 0, B इज नॉट इक्वल टू 0। B कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? दिमाग लगा के देख एक बार। अगर बेटा किसी भी नंबर के नीचे, मान लो A जो है वो 3 है, A अपॉन B की फॉर्म में लिखना, A मान लो 3 है, नीचे मैं डाल दूं बेटा 0, तो तुम्हें पता रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? कभी कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि 0 तुम 0 जा पढ़ो 0, 0 1 जा 0, 0 3 जा 0। तुम 0 को कितने से भी मल्टीप्लाई करो रिजल्ट नहीं आने वाला। रिजल्ट नहीं आने वाला मतलब किसी भी नंबर पे 3 के इर्द गिर्द भी नहीं पहुंचोगे, तो ये डिवीजन कभी भी डिफाइन नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखते हैं? नॉट डिफाइन या फिर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब तुम मल्टीप्लाई करते रहो भैया, करते रहो। कहना सर मैंने 0 1 जा पढ़ दिया, तब भी 0 आया भाई साहब। 3 अगेन रिमाइंडर, 0 से 3 को डिवाइड किया 1 जा और आया क्या? 0, रिमाइंडर 3। अरे सर 3 से कर देता हूं, 3 से कर दो बेटा। 0 3 जा 0, रिमाइंडर क्या आया? 3। सर मैं 300 पढ़ देता हूं, 300 पढ़ दो बेटा। 0 300 जा 0, रिमाइंडर क्या आया? 3। तो बेटा 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे कभी भी रिजल्ट आएगा ही नहीं। तुम इनफाइनाइट नंबर तक चलते चले जाओ, इनफाइनाइट नंबर तक चलते चले जाओ, फिर भी काम नहीं होगा। तो करते क्या है? तो बेटा लिखते हैं नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? क्यों कई बच्चों को ये नहीं पता क्यों लिख रहे हैं भैया इनफाइनाइट, लिख देते हैं सर इनफाइनाइट लिख देना है, क्यों लिख देना है? अब समझ आया? अब आगे की बात सुनो बेटा, ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। रैशनल नंबर क्या होता है? एक बार मेरे साथ साथ बोल। रैशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर, पहले हिंदी में, रैशनल नंबर कोई भी नंबर, एनी नंबर जो कि लिखा जा सकता है, दैट कैन बी रिटन, जो कि लिखा जा सकता है, दैट कैन बी रिटन एक तरीके से जो कि A बाई B है, इन द फॉर्म ऑफ A बाई B, इन द फॉर्म ऑफ A बाई B, A बाई B के प्रकार में।
ठीक है, ए बाई बी के प्रकार में कोई भी नंबर जो लिखा जा सकता है ए बाई बी के प्रकार में, एनी नंबर, बोल मुझसे, एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, ए बाई बी, वेयर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी जो है वो कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, एंड ए एंड बी आर इंटीजर्स, एंड ए एंड बी आर इंटीजर, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हो तो भैया चलेगा, लेकिन कभी ऐसा ना हो जाए कि तुम ऊपर √3 डालो और नीचे 2 डालो, तो ये नंबर रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर, √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर। बात समझ आ गई? बैठ गई? इधर बैठ गई? आगे बढ़ जाए तो बेटा आगे सुन ध्यान से, देख अच्छा कर रहा है, समझ आ रहा है चीजें, तो थोड़ी कमर सीधी कर ले एक बार और आगे कंटिन्यू कर, ठीक है? चलते हैं आगे की तरफ। तो बेटा इर्रेशनल नंबर, तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जो लिखा ना जा सके, अभी क्या था, लिखा जा सके, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, देखो वही मेन चीज मिसिंग है, ए बाई बी, ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, जहां पे ए और बी इंटीजर्स हो और बी लिखा बराबर ना हो किसके? जीरो के, और बी बराबर ना हो किसके? जीरो के। इर्रेशनल नंबर आर एनी नंबर्स दैट कैन नॉट बी, सब कुछ सेम है, यहां कैन भी था और यहां कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, जहां पे ए और बी क्या है? इंटीजर है, और बी जीरो के बराबर नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो नहीं बोला था तो बोलना है। एक बात और याद रखनी, इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जब तुम डिवाइड करना शुरू करो या तुम उनका सॉल्यूशन लाने की कोशिश करो, तो बेटा कभी भी ना ही वो नंबर खत्म हो, मतलब चलते ही जा रहा है भाई साहब, डिवाइड कर रहे हो वो चलते ही जा रहा है, हजारों डिजिट तक अगर वो चलता जा रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो चीज टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए। क्या हो जाए? खत्म हो जाए, तो नॉन टर्मिनेटिंग। और बेटा नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग बोले तो रिपीट ना हो रही हो, ठीक है? मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए 3.1414 ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं। अगर ऐसा है तो वो क्या है? रैशनल। बट अगर नंबर हो 3.148754, अगर इस तरह का नंबर है तो बेटा, और वो चलते जा रहा है, मतलब अभी भी डिवाइड हो रहा है, तो बेटा वो क्या है? हमारा इर्रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है बेटा? इर्रेशनल नंबर है। मुंह से बोल एक बार, इर्रेशनल, ठीक है? है ना? मत करने लग जाना। क्या है? इर्रेशनल। चलो बेटे, इसमें रूट वाले लगभग सारे नंबर आते हैं, परफेक्ट रूट को छोड़ के, जैसे कि √2, √3, √4 नहीं आता है। √4 नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। √4 इधर आता है। √4 बेटा हमारा बराबर होता है 2 के स्क्वायर के, जो कि रिजल्ट आता है 2। कैसे आया सर जी? बताएंगे, अभी टेंशन मत लो बेटा। कॉन्सेप्ट इतने ही थे। अब बेटा आगे की बात सुन लेना जरा। बेटा यहां पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो उन एक्सेप्शंस को सुन लो, क्वेश्चन आता है और बच्चा हमारा परेशान हो जाता है, अरे भाई साहब ये कैसे होगा? तो सुन लो बेटा ध्यान से। बेटा हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट होल नंबर, इजिएस्ट वाले से शुरू कर रहा हूं, जो चीज बोलूं वो लिखना। स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है प्यारे बच्चे? होल नंबर 0। सबसे ज्यादा छोटा होल नंबर शुरू कहां से होता है? होल नंबर 0 से शुरू होता है सर जी। सबसे छोटा 0 ही ना बेटा, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, ठीक है बेटा। स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं पूछा जाता, बट बेटा याद रखना 0 इज ऑल्सो अ इंटीजर
but it is neither positive nor negative. ये ना ही भैया पॉजिटिव है, जीरो जो है वो ना ही भैया पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है. जीरो में कोई साइन नहीं लगता, ऐसा नहीं होता. कौन सा जीरो? प्लस का? ना ना भैया, जीरो माइनस का. अरे ऐसा नहीं होता, जीरो के आगे कोई सिंबल नहीं लगाते क्योंकि न्यूट्रलाइज कर देता है. ठीक है बेटा, इसके आगे याद रखना कि वन जो है, किसकी बात कर रहा हूं? वन इज नाइदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम. बेटा जो आपका वन है वो ना ही कंपोजिट है. कंपोजिट कौन से नंबर होते हैं? जिनके एक से ज्यादा फैक्टर हो. याद रखना, कंपोजिट कौन से होते हैं? जिनके एक से ज्यादा फैक्टर हो. एक से ज्यादा फैक्टर हो वो कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर. तो ना बेटा ये कंपोजिट है और ना ही प्राइम है. एक से ज्यादा मतलब जैसे मान लो मैं 3 की बात करूं तो 3 बेटा किससे डिवाइड होता है? 3 किससे डिवाइड होता है? 3 1 से डिवाइड होता है. 1 3 जा 3 कट जाएगा बेटा. 3 3 से डिवाइड होता है. अगर किसी नंबर का 1 एंड इटसेल्फ, खुद के अलावा और 1 के अलावा और कोई भी नंबर ऐसा मिल जाए जो उसे डिवाइड कर पाए तो वो क्या है? कंपोजिट नंबर. क्या है? कंपोजिट नंबर. जैसे 4 की बात करूं, 1 से डिवाइड होता है? 4 से होता है 1 और इटसेल्फ. इसको 1 बोलेंगे और इसको बोलेंगे इटसेल्फ. इटसेल्फ मतलब खुद से हो रहा है ना. 4 1 जा 4 होता है ना बेटा. इसके अलावा ये भाई 2 से भी डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड हो रहा है तो 4 क्या है बेटा? कंपोजिट नंबर. याद रखना ये क्या है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. बेटा ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं, ये यहां भी काम आता है और सबसे इजी चैप्टर कौन सा? प्रोबेबिलिटी. वहां भी काम आता है तो कर लो ध्यान से. ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है बेटा? हमारा 2 है. क्या है प्यारे बच्चे? 2. ठीक है, अब बेटा एक और एक्सेप्शन बचा है, वो लिख लो. 2 is the only even प्राइम नंबर. 2 जो है वो अकेला इवन और प्राइम दोनों नंबर है. इवन और प्राइम मतलब इवन नंबर भी है वो और प्राइम भी है. 2 के देखो कितने फैक्टर होते हैं? 2 केवल 1 से डिवाइड होता है और 2 से. 1 एंड इटसेल्फ, 2 के अलावा और फैक्टर तो नहीं है. तो जिन नंबर के दो मतलब खुद का और 1 के अलावा और कोई फैक्टर ना मिले तो बेटा वो कैसा हो गया हमारा? वो प्राइम नंबर हो गया. क्या हो गया? प्राइम. तो ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. याद रहेगा छोटे. पक्की बात है. क्लियर है छोटा? यहां तक सब चीज क्लियर है बेटे? ये कॉपी में डालना है, मतलब करना है अपन को. और बेटा ये भी कॉपी में लिखना है, ये भी लिखना है और ये भी लिखना है स्टार लगा के. ठीक है, कर लेगा मेरे शेर? कर लेगा बेटा? कर लेगा. ठीक है, हो गया डन. अब बेटा आगे की बात सुनना. पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन. तो बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज जहां से अपन लोग शुरू करने वाले हैं उसको जरा ध्यान से देखो. ठीक है, पिछला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने अभी छोड़ा है, लेकिन वो एक्सरसाइज से नहीं है. तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज को देखते हैं अपन लोग, उसके बाद उसको भी करेंगे बेटा. बेटा सबसे पहले क्वेश्चन आता है, सॉल्यूशन चाहिए तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और बेटा साथ साथ सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व हो रहा है वो देखना है. तो चलते हैं साथ में. ठीक है बेटा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. एज प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. तो हमको ये तो पता है कि बेटा प्राइम फैक्टर का मतलब क्या हुआ और प्राइम नंबर क्या होते हैं. तो बेटा प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर ना हो. जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ऐसे नंबर क्या होते हैं बेटा? प्राइम नंबर. क्या होते हैं बेटा? प्राइम नंबर, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं है. ठीक है,
अब जैसे बेटा हम लोग देखें 140 को, तो ये प्राइम फैक्टर निकालते कैसे हैं, निकालते कैसे बेटा ध्यान से समझना। अगर अपन लोग एलसीएम लेना आता है, आता ही होगा, 10th में है, सभी को आता है ना, नहीं आता कोई बात नहीं, मैंने सेपरेट वीडियो इस पे भी डाल रखी है, ठीक है, आप देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आता है, ये 70 आ जाता है, 2 7 जा 14, डिवाइड करके देख लेना ऐसे साइड में, ऐसे हो रहा है, तो बेटा कट गया, ऊपर से 0 कॉपी किया, 0 0 खत्म, ठीक है। तो बेटा 2 7 जा, फिर दोबारा 2 से, तो ये कितना हो गया 35। अब तो भैया नहीं कट रहा 2 से, अब कितने से कटेगा, अब कितने से कटेगा, कैसे पता लगा 2 से नहीं कट रहा, लास्ट में आना चाहिए 2 0 2 4 6 8, तब तो 2 से डिवाइड होता है, वरना 2 से नहीं होता। 3 से डिवाइड करने के लिए बेटा सारे नंबरों का प्लस, जैसे 3 और प्लस 5 8, क्या 8 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो 3 से भी नहीं हो रहा। 5 से डिवाइड, तो बेटा 5 7 जा 35, कैसे पता लगाते हैं 5 का, लास्ट में आना चाहिए, लास्ट 0 या 5, यहां भी आ रहा था, लेकिन सबसे पहले छोटे नंबर से करते हैं, छोटे वाले से हो रहा है तो पहले छोटे वाले से करो, बाद में बड़े वाले से। बात समझ आ गई, समझ आ गई बेटा। जब ये हमारा 7 आ गया तो 7 से, ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, कैसे आ रहा है बेटा, ये 2 लिखा, फिर ये 2 लिखा इंटू में, फिर ये 5 लिखा इंटू में, और ये 7 लिखा इंटू में। अगर देखें ध्यान से तो इन सबका प्रोडक्ट बेटा मतलब मल्टीप्लाई का रिजल्ट 140 आने वाला है, रिजल्ट क्या आने वाला है 140 आने वाला है, रिजल्ट क्या आने वाला है 140। बात समझ आ गई। अगर बेटे आपको हो सकता है इस फॉर्म में, हो सकता नहीं मतलब होगा ऐसा ही, इस फॉर्म में कभी भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, पेपर में ऑप्शन हमेशा इस फॉर्म में मिलने वाला है, तो इस फॉर्म को याद रखना कैसे बनाते हैं। अगर बेटा 2 2 टाइम्स आया, 2 जो है वो 2 बार आ गया, 2 जो है यहां भी है और यहां भी है, 2 बार आ गया बेटा, तो 2 की पावर 2 लगा देनी है। मान लो 2 3 बार आ जाता तो 2 की पावर कितनी लगा देते, पावर मतलब ऊपर नंबर कितना लगा देते, 3 लगा देते। अगर ऐसे होता तो बेटा 2 की पावर 3 लगा देते, ठीक है। अब बेटा 5 कितनी बार आया, एक बार, तो 5 की पावर है 1 अगर नहीं भी लिखते हो तो चलेगा, 1 अगर नहीं भी लिखते हो तो चलेगा। आगे बेटा क्या है 7 की एक बार आया तो 1, बेटा अगर मान लो आगे कोई नंबर लिख भी देता और उसके ऊपर पावर लगा देता 0, तो फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि अगर लास्ट या फिर कोई भी नंबर अदर देन 0 के अलावा दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर उसके ऊपर पावर 0 लगा दी तो रिजल्ट बेटा में से क्या आएगा 1, रिजल्ट क्या आएगा छोटे से 1। किसी की भी पावर अगर 0 लग जाए, 0 को छोड़ के, 0 की पावर 0 0 नहीं 1 नहीं होता, ये 1 नहीं होता, ये नॉट डिफाइंड है, ये नॉट डिफाइंड है। लेकिन इसके अलावा कोई सा भी नंबर अगर आपने पावर देख ली 0 तो रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। रिजल्ट क्या आएगा प्यारे बच्चे 1 आएगा। बात समझ आ गई, समझ आ गई, समझ आ गई बड़ा क्लियर हो गई बात, हटा दूं इसे, ठीक है। अब बेटे अगला भी इजी है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे करोगे। कैसे प्यारे बच्चे, सबसे पहले 156 लिखना और सेम प्राइम फैक्टराइजेशन लगा देना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन अपन को पता ही है कैसे निकालते हैं, है ना। लास्ट में क्या आया 6, तो जिसके लास्ट में क्या आए, मुंह से बोलो मेरे साथ साथ, जिसके लास्ट में सर आए 0 0 2 4 6 8, अगर इन 5 चीजों में से कोई सी आ गई, इन 5 चीजों में से कोई आ गई कहां पे, लास्ट डिजिट पे, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। देखो मिला सबसे पहला 2, मिला सबसे पहला 2, हाँ बिल्कुल। तो बेटा 2 7 जा 14, 1 इधर कैरी चला गया, 2 8 जा 16, दोबारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या आ गया, लास्ट में क्या आ गया छोटे से 8 आ गया। क्या आ गया बेटा 8 आ गया। तो बेटा 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब 3 का लगाएंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बेटा सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर, ये बेटा बार बार लिखाकर, अगर तुझे याद नहीं है, याद नहीं है तो बार बार लिख, याद है तो ठीक है इग्नोर मार, ठीक है।
3 + 9 12, 3 के टेबल में आता है तो हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। 13 तो प्राइम नंबर था ना भाई साहब, 13 किसी के टेबल में नहीं आता। अगर ये प्राइम नंबर है तो इसको काटने के लिए खुद यही आएगा, है ना, लोहे को लोहा काटेगा। अब बेटा 2 2 टाइम्स आया तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 एक बार आया तो 3 की पावर 1, 13 एक बार आया तो बेटा 13 की पावर 1, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। 3 और 13 के ऊपर कोई पावर मत लगाओ, ठीक है बेटे। सिमिलरली रिजल्ट्स इसमें आने वाले बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, सिर्फ डिवीजन का गड़बड़ है। और डिवीजन में क्या, देखो जैसे ये नंबर 3825। अब बेटा हमको लास्ट में दिख गया 5, तो हमको ये तो पता है सर ये 5 से डिविजिबल है, ये भी पता लग गया ये 2 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं आया, आखिरी डिजिट में नहीं आया, तो 2 से नहीं है। 3 से चेक कर ले क्या, 3 से चेक कर ले क्या? कैसे चेक करना है बेटे, सभी को जोड़ना है। 3 + 8 + बेटा 2 + बेटा 5, तो ये कितना हो गया? 3 8 11 2 13 और +5 18। कितना हो गया बेटा? 18। क्या 18 3 के टेबल में आता है? आता है 18 3 के टेबल में, हाँ कि ना? आता है सर। कितने जा? 6 जा। तो बेटा ये अगर कट रहा है तो ये भी कटेगा, और काट के देखते हैं। 3 × 1 = 3 बेटा, 3 × 2 = 6, 2 इधर चले गए, 3 × 7 = 21, 1 उधर चले गया, 3 × 5 = 15। समझ रहे हो? दोबारा से चेक करो। 2 + 1 3, 3 + 7 10, 10 + 5 12, है ना? नहीं 15, ठीक है। अगर बेटा ये भी नंबर बेटा 3 के टेबल में आ रहा है, 1 2 1 + 2 + 7 + 5, रिजल्ट इज 15, रिजल्ट इज 15। और 15 अगर बेटा 3 के टेबल में आता है तो ये भी कटेगा। काटो भाई। 3 4 = 12, 3 4 = 12, 3 2 = 6, और बेटा 1 उधर चला गया, 3 5 = 15। अब इसको भी चेक करो। 4 + 2 6, 6 + 5 11। अब नहीं कट रहा भैया 3 से, अब नहीं कट रहा, तो अब किससे कटेगा? 5 से। किससे कटेगा? 5 से, क्योंकि 5 का सर ने क्या बताया था? बोला था सर ने कि अगर लास्ट में 0, मेरे साथ बोल, लास्ट में 0 या 5 आ जाए तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो ये बेटा 5 से डिविजिबल होगा। 5 8 = 40, 2 उधर चला गया, 5 5 = 25, दोबारा 5 से होगा। 5 1 = 5, 3 उधर चले गए, 5 7 = 35। 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 तो नहीं होगा। तब बेटा इसको क्या लिखेंगे? 3 की पावर 2, देखो 3 × 3 है, लिख दिया 3 की पावर 2, 5 × 5, दो बार आया तो 5 की पावर 2 × बेटा 17 हो गया। डन है, डन 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 डन, है ना बेटा? सब इजी है अदर देन लास्ट, सॉरी हाँ लास्ट, ये भी थोड़ा ठीक है, ये वाला ज्यादा टफ है, ठीक है। क्यों ज्यादा टफ है? क्योंकि बेटा इसमें डायरेक्टली जाके काम आता है, 17 से डिविजिबल होता है, 7 4 2 9 डायरेक्टली 17 से डिविजिबल होता है। और सबसे ज्यादा आस्क्ड क्वेश्चन भी यही है, पूरे में सबसे ज्यादा आस्क्ड क्वेश्चन भी यही है। इतना ज्यादा अभी तक कोई सवाल नहीं पूछा गया, तो याद रखना बेटे लास्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से कर लेना, ठीक है छोटे, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बेटा बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ, ठीक है। Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers. इसको समझ लेना, इस पे क्वेश्चन आता है बेटे, और 3 नंबर तक क्वेश्चन फंस जाता है। ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, तो स्किप मारना है तो मार सकते हो, ठीक है। अब बेटा मेरा काम है समझाने का, तो समझना तो पड़ेगा मेरे शेरों। बेटे होता क्या है, अगर कभी भी 2 नंबर दिए जाए, कितने नंबर? 2 नंबर दिए जाए, तो उनका बेटे जो एलसीएम आएगा और जो उनका एचसीएफ आएगा, उनका मल्टीप्लाई बोले तो प्रोडक्ट, है ना, तो उनका मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर के, मतलब जैसे मान लो 2 नंबर है हमारे 26 और 91, इनके बराबर होगा, इनके एलसीएम और एचसीएफ का
प्रोडक्ट। समझ रहे हो? तो बोला गया बेटे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये भैया दो ही नंबरों के लिए होता है, 3 नंबरों के लिए नहीं होता, और 3 नंबर वाला क्वेश्चन आता भी नहीं एग्जाम में। ठीक है, अभी बता दे रहा हूं नहीं आता है। एनसीईआरटी में दिया है सर, हाँ दिया है। कहां पे दिया है? बिल्कुल लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में आपको जाके मिलेगा एक फॉर्मूला लिखा हुआ, लेकिन आपको वो नहीं रटना है, 3 नंबरों वाला नहीं आता। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में 1-2 क्वेश्चन उसके हैं, है 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, तो एग्जाम्पलर में करवाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, लेकिन पेपर में नहीं आता, ना बेसिक में ना ही स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो डाउट ऐसा नहीं रखना है बेटे। तो प्यारे 26 एंड 91, 26 एंड 91 उनका आपको निकालना है बेटे सबसे पहले फैक्टर। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं? पहला मेथड तो अपन ने देखा था प्राइम फैक्टराइजेशन, ये बचपन में पढ़ के आए थे। ट्री याद है? ट्री बनाते थे, जो जो फैक्टर है वो ट्री में लिखते चले जाते हैं। तो बेटा 26 के 2 फैक्टर निकलते हैं, कौन कौन से? सबसे पहले तो भैया होता है 2 से डिवाइड, होता है ना, लास्ट में 6 है तो 2 से तो डिवाइड होगा, होगा हाँ कि ना? हाँ होगा। तो बेटा उसके बाद 13 से, है ना। अब बेटा जो 2 और 13 है वो हमने रख दिया इनके दोनों क्या फैक्टर। तो 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। 91 के भी 2 फैक्टर है, 7 और 13, 7 और 13। वही सिंपल ऐसी वाला मेथड कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बेटा आपको जो दोनों में कॉमन दिखे, क्या दिखे बेटा? कॉमन, उनको बाहर निकाल लो। 13 एक पेयर बाहर मिला, कुछ और कॉमन है क्या? कुछ और कॉमन है क्या? अगर होता तो बेटा मल्टीप्लाई में आ जाता। कहा जाता? मल्टीप्लाई। देखे दोनों में जाते, दोनों में होते उनको मल्टीप्लाई में लिखना होता। समझ गए? तो बेटा जो ये रिजल्ट आया वो हो गया एचसीएफ। क्या हो गया? एचसीएफ। क्या हो गया बेटा? एचसीएफ। अगर बेटा आपको निकालना एलसीएम, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे बेटे? इसी ट्री से मैं ट्री और वो दोनों मेथड सिखाऊंगा, तो दोनों सीख लेना बेटे। इसी ट्री फैक्टर से क्या करना है? जो कॉमन है उसको लिख लो सबसे पहले, एक बार, 2 बार नहीं। कितनी बार? एक बार। और जो बेटा कॉमन नहीं है उनको मल्टीप्लाई में डाल दो, उनको मल्टीप्लाई में डाल दो। ठीक है? ठीक है बेटा। जब इन दोनों को, सॉरी, ये जो कॉमन है वो रख लिया, और जो कॉमन नहीं थे उन सबको अलग अलग मल्टीप्लाई में डाल दिया। ठीक है? एचसीएफ में ऐसा नहीं करते, एचसीएफ में तो सिर्फ जो कॉमन है वही लिखेंगे, बस वही लिखेंगे। ठीक है? तो बेटा इनको मल्टीप्लाई में डाल दिया, ये क्या हो गया? 26 इंटू 7, 26 इंटू 7, और 26 इंटू 7 एलसीएम क्या आ गया प्यारे बच्चों हमारा? 7 6 जा 42 का 2 कैरी 4, 7 जा 14, 18, है ना। ये रहा एचसीएफ और एलसीएम। अगर बेटे आप 13 इंटू 182 करते हो, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हो, क्या करते हो प्यारों? एलसीएम इंटू एचसीएफ। आपने एलसीएम एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम एचसीएफ निकाल लिया। अब अगला काम करना क्या है? स्टेप बाइज ही करना है, चीजों को मिक्स नहीं कर देना। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद बेटे पहले प्रोडक्ट देना एलसीएम एचसीएफ का। 182 इंटू 13, 182 इज एलसीएम, एचसीएफ इज 13, एचसीएफ इज 13। तो उन दोनों का क्या करना है? प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर देना, रिजल्ट जो आया बेटा। फिर उसके बाद दूसरी स्टेप में अलग से चेक करना है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, और वहां पे लिखना है बेटा a इंटू बी। तो बेटा a इंटू बी क्या है? 26 इंटू 91। वो भी भैया सेम ही आएगा ही आएगा। अगर नहीं आ रहा तो चेक करो खुद को। ठीक है? आएगा ही आएगा, वो भी सेम आया। फिर उसके बाद लिखना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। ये पूरी प्रोसेस है बेटा 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए। वैसे ये क्वेश्चन जनरली 2 नंबर में आता है, अगर आता है तो। और एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला बेटा क्वेश्चन फंसता है, ऐसा नहीं आता है, नहीं भैया आता है। आएगा तो बेटा कितने नंबर में आएगा? 2 नंबर में। अगला क्वेश्चन देखो, अब आसान हो जाएगा। देखो अब इतना टाइम नहीं लगेगा। अगेन बोलो सर इंपॉर्टेंट है? हाँ थोड़ा सा पिछले वाले के मुताबिक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अल्टरनेट मेथड से इसमें करेंगे हम लोग, सेम मेथड को नहीं करते रहेंगे लगातार। ठीक है बेटे? ट्री वाला हटा दिया हम लोगों ने, बच्चे करते हैं उसको,
है ना सर, हमें वही डिफिकल्ट लगा, है ना। हाँ पता ही था, वही डिफिकल्ट लगता है बच्चों, क्योंकि 10 तक आते आते यार भूल जाते हैं, 3 फैक्टर याद नहीं रहता। खैर आसानी है दोनों, है ना, ठीक है, अच्छी बात है। 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, क्या आया बेटा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। बेटा 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, 2 इंटू 2 इंटू 23। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे, ये तो आ गया है ना, आ गया ना। हाँ तो बेटा पहले कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद क्या करते हैं बेटा, जो कॉमन दिखेगा, जो क्या दिखेगा, जो दिखेगा कॉमन, तो बेटा 2 यहां भी दिखा, 2 यहां भी दिखा, क्या बेटा और 2 है इधर, नहीं है, क्या और 23 है इधर, नहीं है। जब नहीं है, एक ही चीज कॉमन दिखी, तो उस कॉमन को क्या बोल दिया, एचसीएफ। क्या बोल दिया, एचसीएफ। बेटा एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो चीज कॉमन दिखी, जो चीज क्या दिखी, कॉमन दिखी, उसको लिख दिया, उसके बाद जो भी चीज कॉमन नहीं है उनको मल्टीप्लाई करते चलो, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। नीचे जो कॉमन नहीं है, कॉमन है ही नहीं, मल्टीप्लाई करते चले जाओ, इंटू 2 इंटू 23। देख बेटा 2 2 बार आया, आना कितनी बार चाहिए था, 1 2 3, क्यों आया 2 बार, क्योंकि जो कॉमन था उसको सर एक गिनते हैं, एक बार ही गिनते हैं उसको, ठीक है बेटा। ये आ गया तुम्हारा एलसीएम, देखो ये रहा एलसीएम। रिजल्ट क्या आया बेटा, 23460। सर मल्टीप्लाई में गड़बड़ होती है, हाँ कोई डाउट नहीं है, कोशिश करो हमेशा जीरो बनाओ। क्या बनाओ, जीरो बनाओ। और जीरो कैसे बनाओगे बेटा, जहां पे आपको 2 और 5 दिख जाए उनको पहले आपस में मल्टीप्लाई कर दो, उनको आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 2 5 जा 10, ठीक है, बना दिया बेटा। 3 और 2 6 बनना है, हाँ बना दो इसको, ठीक है। ये नंबर हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, 17 इंटू 23, ठीक है। अब बेटा पहले कौन से जाएंगे, बेटा पहले ये इजी है, क्योंकि 17 6 तो डायरेक्ट भी पता हो सकता है ना, तो 76 से पहले डायरेक्टली कर लो, और उसके बाद जो रिजल्ट आए फिर उसको 23 से मल्टीप्लाई करो। देखो स्टेप्स होते हैं, आप हम लोग करते गए ना बेटा, मल्टीप्लाई कंटिन्यूअस करते चला, 2 3 जा 6 6 5 जा 30, फिर 30 17 जा, फिर और गड़बड़ हो गई, 510 ना, हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर बेटा 510 इंटू 2, फिर उसके बाद इंटू 23, तो फिर गड़बड़ हो जाता है कि 1020 पे गए, 1020 इंटू 23, फिर पहुंचे जाके हम लोग 23,460। अब इतना लंबा मल्टीप्लाई, भाई साहब करते करते पागल हो जाओगे। तो करना क्या है, शॉर्टेस्ट वे में चलना है, समझ आ गई बात, आ गई। पहले 10 बनाना है, पहले क्या बनाना है, 10 बनाना है। मैथ्स देखो ऐसा है ना, कर तो सभी लेते हैं, क्लास में जब बैठो तो ऐसा लगना चाहिए हाँ भाई इसको मैथ्स आने लग गया है, एनसीईआरटी क्वेश्चन रट के नहीं आया ये, इसको मैथ्स आने लग गया है। और आने तब लगेगा जब छोटी छोटी जगहों पे ट्रिक्स को भी पकड़ोगे, चीजों को पकड़ोगे और उनके थ्रू चलने की कोशिश करोगे कि हाँ यार सर ने ऐसे बताया था, अपन भी ऐसे किया करेंगे, और फिर फटाफट यूं और बनाएंगे। क्या बनाएंगे, छोड़ो यार, बनाओगे ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बेटा एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया, चेक कर लो उनका मल्टीप्लाई चेक करेंगे तो बेटा क्या आया, 4690। जो बड़ा रिजल्ट आया उसके बाद चेक करो क्या 510 इंटू 92 भी सेम आ रहा है, आएगा ही आएगा। पहले चेक कर लिया एचसीएफ इंटू एलसीएम, एलसीएम निकालने के बाद सबसे पहले क्या निकालना है, एचसीएफ, फिर एलसीएम, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम। थर्ड स्टेप ये प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम। फोर्थ स्टेप प्रोडक्ट ऑफ दी नंबर्स। उसके बाद अगर दोनों बराबर है तो लिख देना एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बात क्लियर होगी, ये दोबारा इजी है, ठीक है। पैटर्न बेटा जो दो नंबर है, फिर से ये वाला पैटर्न, जो दो नंबर है उन दोनों नंबर्स को बेटा रखना है 336 एंड 54। उसका क्या करना है छोटे, क्या करना है, आप बोलेगा साथ साथ क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। और सबसे पहले क्या निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप एचसीएफ, क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो बेटा 336 एंड 54 प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया भाई सब फटाफट, इसको लगे हाथों ठोक देते हैं।
प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, उसके बाद क्या करना है, 336 का आया बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 54 का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, याद है ना, ऐसे करके याद है ना, याद है नहीं याद है बेटा, ऐसे 336, हाँ याद है, ठीक है। अब बेटा 336 और 54 का जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया तो क्या निकालना है, HCF, कॉमन देखना है सर, 2 दिख गया, एक ही ऐसा 2 निकाल लिया बाहर, ठीक है बेटा। उसके बाद सर इधर तो 3 3 3 है और इधर भी, इधर 2 2 2 है, लेकिन एक 3 और है, जो 2 कॉमन दिख गया उन दोनों किस में रख दिया, मल्टीप्लाई में, क्या आ गया HCF 6, HCF आ गया। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे बेटा, बचे हुए नंबर को मल्टीप्लाई करके, तो कितने 2 बचे, 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 हो गए क्या, अच्छा 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गए, ठीक है। उसके बाद बेटा इंटू 7, ठीक है, नीचे बेटा 7 भी है क्या कॉमन में, नहीं, ठीक है, इंटू 3 और बेटा इंटू 3, इतने ही नंबर हुए, देखो 6 इंटू 2 की पावर 3 इंटू बेटा 7 इंटू 3 की पावर 2, हो गया, हो गया। अब ये क्या निकल के आ गया बेटा, एलसीएम, क्या निकल के आ गया, एलसीएम। पुराने वाले मेथड से देखें तो बेटा हम लोगों ने क्या किया, उन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई में रखा और बेटे हमने क्या कर दिया, इनकी पावर वाइज उनको सेट कर दिया, उनकी पावर वाइज उनको सेट कर दिया। कंफ्यूजिंग तो नहीं हुआ, कंफ्यूजिंग तो नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हुआ नहीं हुआ चेक कर लेते हैं भी। 6 को लिखा बेटा 2 इंटू 3, ये बेटा तीनों 2, ये 7, ये बेटा इंटू 3 और ये बेटा इंटू 3। बेटा 3 कितनी बार है, 1 2 3, तो बेटा 3 की पावर क्या हो जाएगी 3। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4। 7 कितनी बार है सर, एक बार, देख 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 इधर देख, 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 3 है, 7 की पावर 1, या ना लिखे 1 तब भी चलेगा, है। रिजल्ट क्या है बेटा 3024, 3024। तो ये पहले निकाला HCF, फिर निकाला एलसीएम, फिर निकाला एलसीएम। अब बेटा क्या चेक करना है सबसे पहले, एलसीएम इंटू HCF, क्या चेक करना है, एलसीएम इंटू HCF, थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप A इंटू V, फिफ्थ स्टेप फर्स्ट एंड सेकेंड आर इक्वल, दोनों को इक्वल प्रूव कर देना है। प्रूव प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, कहां गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, हाँ ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द एलसीएम इंटू HCF, 6 इंटू 3024, फिफ्थ स्टेप। दोनों बराबर हैं तो लिख दिया बस, ये फिफ्थ स्टेप है, ठीक है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप और ये पांचवा, पांचों स्टेप हो जाएंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। सर 5 स्टेप के 3 नंबर नहीं, 6 स्टेप के 3 नंबर, ठीक है, 6 स्टेप के 3 नंबर हैं, तो ये स्टेप बाइज समझना है इसको। अब बेटा ये क्वेश्चन भी देखने वाला है, ठीक है, क्या ये हम कर चुके हैं, हाँ कर चुके हैं, अल्टरनेट मेथड है उसका, सिंपली हम लोगों ने प्रोडक्ट रखे हैं उसके, ठीक है, मतलब फैक्टर्स रखें, क्या रखें, फैक्टर्स रखें, डायरेक्टली फैक्टर्स रखें, समझ रहे हो। ये अल्टरनेट मेथड है जो हम पीछे कर चुके हैं ऑलरेडी। कौन सा वाला भैया, भूल तो नहीं गया, क्यों रे भूल तो नहीं गया, क्यों याद है, ठीक है, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अगर देखो बोर हो गए हो, अगर तुम बोर हो गए हो तो मैं मुजरा करके नहीं दिखाने वाला, तो तुम्हें क्या करना है, थोड़ी कमर सीधी करो, गहरी सांस लो, और अपन लोग बहुत दिन बाद अगर पढ़ने बैठे हैं या फिर हमारे एग्जाम आसपास में, बेटा याद रखना ये दिन है जिस समय तुम बहुत मेहनत करोगे, और 10th क्लास के दिन जिंदगी भर याद रहते हैं, क्योंकि पहली बार जिंदगी में हम हार्डवर्क करना शुरू करते हैं। और आज शायद अगर तू फर्स्ट चैप्टर कर रहा है बैठ के, तो तूने बहुत कुछ सोचा होगा कि यार पहला चैप्टर करना है, बढ़िया से खींचना है, और उसके बाद पूरी मैथ्स खींचनी है। सीख रहा है ना, सीख रहा है ना, कुछ ट्रिक्स भी सीख रहा है ना, सीखा नहीं सीखा, इतना बुरा तो नहीं पढ़ा रहा, सीख रहा है, धीरे धीरे बहुत कुछ सीखेगा बेटा, और साथ साथ चलेंगे और लास्ट तक जाएंगे, ठीक है। सारी चीजें रगड़नी है, कस के खींचना है, तो मेहनत कर,
बहुत बढ़, कमर थोड़ी सीधी कर, गहरी सांस ले, पानी रखा है आसपास में तो पी ले, नहीं तो रिलैक्स कर एक बार। आगे शुरू करते हैं। देखो जो चीज इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान ज्यादा देना है, नहीं इंपॉर्टेंट है कोई बात नहीं। जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इट डजंट मीन तो इसकी मार के भाग जाए, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सुन लेना एक बार फटाफट, 2x पे लगा के 1x पे लगा के फटाफट सुन लेना है, लेकिन ध्यान से, ठीक है। रिलैक्स हो जा और सुनो, ठीक है बेटा। चल बेटा, मान ले 3 नंबर हैं, कौन से बेटा, बोल रहा है कि तीन नंबर है 12, 15 और 21। बोला तीनों नंबर का बेटे क्या निकालना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा होता है भैया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अरे ये मेथड बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आता है। 12, 15 और बेटा 21, इन सबको प्रॉपरली डिवाइड करते हुए, मतलब फैक्टराइज करते हुए बेटा आपको रिजल्ट देना है। जैसे 12 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 टाइम्स आया तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा बेटे, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3, तो 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, यहां से आया है ना। कहां से आया ये टूनपुर का सुपर हीरो, ये यहां से आया। बात समझ आ गई छोटे। अब बेटा 15 की बात करें तो सिंपली 3 इंटू 5, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। जो कॉमन दिख रहे हैं उनको ले लिया एचसीएफ में, और जो कॉमन नहीं दिख रहे उनको दे दिया एलसीएम में। वही सेम प्रोसेस बरखुरदार, सेम प्रोसेस, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये बड़ा 3 इंटू 5 है। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, देखो 3 यहां भी दिखा, 3 यहां भी दिखा, 3 यहां भी दिखा, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो हर जगह कॉमन हो। तो बेटा 3 3 3, ये हो गया एचसीएफ। एलसीएम के लिए पहले जो भैया कॉमन दिखा उसको लिख दो फटाक से, उसको लिख दिया। अब जो कॉमन नहीं है उन सबको लिख दो, तो 2 इंटू 2 यहां लिख दिया, ये लिखा है बेटा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 यहां लिख दिया। बेटा ये तो हो चुका ना, ये 5 यहां लिख दिया, ये 7 यहां लिख दिया, सारे नंबर हो गए क्या, ये हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गए, सारे हो गए क्या। जो आ गया बेटा वो 420 है ना, 420, समझ रहे, तो बेटा 420 आ गया अपना रिजल्ट। अगर छोटे इसकी बात करें 17, 23 और 29, बेटा हमको पता है 17 क्या है, प्राइम नंबर, 23 क्या है, प्राइम नंबर, 29 क्या है, प्राइम नंबर। तो बेटा याद रखना प्राइम नंबर्स का, क्या याद रखना है, प्राइम नंबर्स का। यहां पे एक चीज याद रखनी होती है, एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1, ठीक है। एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1, और एलसीएम क्या होता है बेटा, एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज देयर प्रोडक्ट, मतलब उनका जो मल्टीप्लाई है वो क्या होगा बेटा, एलसीएम होगा। क्या होगा प्यारे बच्चे, एलसीएम होगा। एलसीएम क्या बेटा, एलसीएम कैसे आएगा, एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज देयर प्रोडक्ट, मतलब उन जितने भी नंबर हो प्राइम नंबर, तुमसे 4 नंबर दे दे, 6 नंबर दे दे, 10 नंबर दे दे, और आपको पता है वो प्राइम है, वो क्या है, प्राइम है, तो उनका एलसीएम हमेशा क्या होगा, उनका प्रोडक्ट होगा, मतलब मल्टीप्लाई, उनका मल्टीप्लाई। बात समझ आ गई छोटे, क्लियर है ना, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये लिख लो बेटा, क्वेश्चन के साथ साथ ये लिख लेना, जहां पे क्वेश्चन करो ना वहीं पे ये लिख लेना, ठीक है। अब बेटा अगले की करते हैं 8, 9, 25। तो 8, 9, 25 को हमको पता है 8 इज क्या है बेटा, 8 क्या है सर, कंपोजिट नंबर, 9 क्या है, कंपोजिट नंबर, 25 क्या है, कंपोजिट नंबर। लेकिन जब आप इनका एचसीएफ निकालोगे उसका एचसीएफ भी बनाएगा बेटा। नंबर्स, यहां पे भी एक चीज याद रखनी है बेटे, याद रखनी है, मतलब ये नहीं कह रहा कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, बट पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है और ये भी पूछा जा चुका है।
number even if they are composite can give HCF1 and they are known as कोप्राइम। इनको कोप्राइम कहते हैं, मतलब ये एक दूसरे के साथ ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो शेयर करते हैं, तो ये कोप्राइम है। फैक्टर शेयर नहीं करते, कंपोजिट है, लेकिन वो फैक्टर शेयर नहीं करते, इसलिए कंपोजिट प्राइम है। कंपोजिट प्राइम मतलब कोप्राइम। क्या है? कोप्राइम। क्या है बेटा? कोप्राइम। इनमें कोई फैक्टर शेयर नहीं होता। देखो 2 इसमें आ गया, इनमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। 3 इसमें आ गया तो इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया। 5 इसमें आ गया तो इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया। तो बेटा अगर तीनों नंबर फैक्टर शेयर नहीं करते तो हो चाहे वो कंपोजिट, तब भी वो क्या कहलाएंगे? प्राइम कहलाएंगे। तो इनको पूरा क्या बोल दिया? इनको पूरा बोल दिया गया कोप्राइम। क्या कह दिया गया? कोप्राइम। याद रहेगा छोटे, याद रहेगा। ए बेटा ये रिटर्न होना चाहिए along with the question, along with the question, क्योंकि देखो सब करके जा रहे हैं पेपर, तो क्वेश्चन सब करके जा रहे हैं। बट मैं हमेशा क्या कहता हूं यार, एनसीईआरटी कर तो सब लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है। कॉन्सेप्ट बेटा इसी कहते हैं, ठीक है। तुम्हारा जितना भी एलसीएम एचसीएफ सीखा उसमें सबसे फेमस क्वेश्चन ये है, सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन ये है बेटा। बोल रहा है कि एचसीएफ जो है इनका वो 9 है। एचसीएफ क्या है छोटा? एचसीएफ क्या है? एचसीएफ है भैया 9। तो इनका एलसीएम निकालो। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अच्छा खाली नहीं बैठना, कुछ नहीं करना का मतलब है कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। तो बेटा HCF into LCM is equal to product of 2 नंबर। हाँ पता है। तो LCM क्या हो जाएगा मेरे शेर? तो LCM हो जाएगा बेटा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डिवाइडेड बाई HCF डिवाइडेड बाई HCF डिवाइडेड बाई HCF, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डिवाइडेड बाई HCF। जो इधर मल्टीप्लाई में उधर किस में जाएगा? डिवाइड में। उधर किस में जाएगा? डिवाइड में। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? आ रही है बेटा। इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना बेटा। मान लो एक नंबर मिसिंग कर देता, HCF एलसीएम देता, तब क्या करते? HCF और एलसीएम दे देता, एक नंबर मिसिंग कर देता, तब क्या करते बेटा? तब हम HCF into LCM डिवाइडेड बाई D इज इक्वल टू A, है ना। तो जो चीज मिसिंग करेगा उसको सामने रख देंगे, बची हुई चीज को डिवाइड भेज देंगे, बची हुई चीज को डिवाइड भेज देंगे। इस तरह का बेटे क्वेश्चन आ जाता है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है और इट मस्ट बी रिटन अलोंग विद द क्वेश्चन, है ना। सर तो यही बोलने बार बार, तो बेटा करना है। HCF 9 है, हमको पता है LCM into HCF इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। LCM into HCF अपन को पता है, तो 9 सॉरी LCM into 9 इज इक्वल टू 306657। मैंने क्या बोला? LCM into 9 गिवन है भैया, गिवन है, इज इक्वल टू 306 गिवन है, नंबर गिवन था पहले से 657, ठीक है। नंबर गिवन थे, जो इधर मल्टीप्लाई उधर किस में जाएगा? उधर किस में जाएगा बेटा? डिवाइड में जाएगा। तो LCM इज इक्वल टू A इंटू बी डिवाइडेड बाई HCF डिवाइडेड बाई HCF। तो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9, रिजल्ट आ गया 22338। 22338 ये सबसे फेमस क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में पूछा जा चुका है। थोड़ा इसको कर लो, इसको कर लो, स्पेशली इन बेसिक, स्टैंडर्ड नहीं, स्पेशली इन बेसिक। स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और हाँ बहुत ज्यादा, मैं ये बोलूंगा बहुत ज्यादा। हो सकता है आप लोगों ने प्री बोर्ड में देखा हो, और अगर 10 सैंपल पेपर लगाते हो, आई कैन गारंटी कि 2 में तो ये मिलेगा ही मिलेगा। अगर 10 सैंपल पेपर लगाते हो 2 में मिलेगा ही मिलेगा। तो बेटा इसको कैसे करना, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। बोल रहा भैया चेक करिए कि जो 6 की पावर n है, ये बेटा 6 की पावर n था एक्चुअल, 6 की पावर n है,
6 की पावर n है, कैन एंड विद दैट डिजिट 0, ये 0 से एंड हो सकता है, क्या चेक करना है कि होगा कि नहीं होगा। फॉर एनी नेचुरल नंबर n की कोई सी भी पावर आ जाए, तो तुम्हें बता दूं 6 के ऊपर पावर 1 लगा दो तो रिजल्ट क्या आएगा, 6 आएगा। 6 के ऊपर पावर 2 लगा दूं तो रिजल्ट क्या आएगा, 6 इंटू 6 36 आएगा। 6 के ऊपर पावर 3 लगा दूं तो रिजल्ट क्या आएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 216 आएगा। तुम्हें कभी भी 6 के ऊपर कितनी भी पावर लगा दो, लास्ट में हमेशा भैया 6 ही आएगा। बात समझ आ गई। सब में ऐसा नहीं होता, लेकिन इसमें ऐसा होता है। अब देखो 0 नहीं आएगा। अब 0 के लिए लॉजिक क्या होता है, 0 के लिए लॉजिक ये होता है, पहले तो ये समझो कि 6n को लिखेंगे कैसे, फिर लॉजिक समझना बहुत बढ़िया से और दिमाग में बैठा के रखना। क्वेश्चन थोड़ा बहुत घूम फिर के आ सकता है बेटा। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब 6 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो बेटा हमारा क्या आता है, 2 इंटू 3। तो 6 की पावर n लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 की पावर n, 2 इंटू 3 की पावर n, जिसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। बेटा वही चीज लिखी है, बस ये एक्चुअल होता है क्या ना, इसको लिखने में जब बनाते हैं इसको तो पावर्स लिख नहीं पाते हैं, ये कुछ उसका टैब का कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो खैर ठीक है, मैंने फोन से बनाई मेजरली, तो टैब और फोन में ये इशू रहते हैं। बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन 6n का क्या निकला, 2 and 3। रिजल्ट क्या आया, अगर 6n को देखें तो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, क्योंकि 6 को हम लिख सकते थे भैया 2 इंटू 3। ब्रैकेट डाल दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, 2 3 जा 6 ही तो हो जाएगा, तो यार वही चीज लिखिए। अब बेटा पावर इसके ऊपर भी जाएगी और इसके ऊपर भी जाएगी, तो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, ठीक है छोटे, ठीक है छोटे। तो बेटा 6n बेटा एंड कर सकता है विद डिजिट 0 बस एक कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में, कोई भी नंबर अगर 0 से एंड करता है तो बेटा उसमें 2 की पावर n और 5 की पावर n आना चाहिए। मतलब 2 इंटू 5 उसके फैक्टर जो है वो 2 and 5 होने ही चाहिए। 2 5 का क्या होता है, 10 होता है। और बेटा कोई और नंबर 2 and 5 के अलावा कोई भी और फैक्टर्स, कोई भी और चीजों का मल्टीप्लाई करने पे बेटा रिजल्ट कभी भी 0 में नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। बेटे एक चीज और है वैसे कि कोई भी नंबर अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करो तब, या तो किससे मल्टीप्लाई करो, 0 से, आपका ये चीज बेटा वैलिडेट माना जाता है। ये चीज तो है ही नहीं भैया, मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे इसका। तो बेटा आप याद रखना, कोई भी नंबर जो 0 से एंड होता है, क्या याद रखना, कोई भी नंबर जो 0 से एंड होता है उसका फैक्टर होना चाहिए 2 की पावर n एंड 5 की पावर n। इसमें 2 की पावर n तो है, 6 में एंड विद डिजिट 0, 6n एंड कर सकता है 0 से फॉर सम n, किसी भी n के लिए, इफ 5 मस्ट बी इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। ये लाइन लिखनी है। अगर नहीं लिखा है बेटा तो आप पूरा करके आ जाओ, आपको आधा नंबर ही मिलेगा, ठीक है। ये लाइन लिखनी है। तो बेटा 5 मस्ट बी इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन विच इज नॉट प्रेजेंट, जो कि यहां पे है ये नहीं, है ना। तो बेटा सो देयर इज नो नेचुरल नंबर बीटी फॉर विच 6n एंड्स विद द डिजिट 0, ठीक है। ये बीटी हटा दो, ठीक है। There is no natural number for which 6n ends with the digit 0। ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n 0 से एंड हो जाए। आप इसको पता एक तरह से और भी कर सकते हैं, कैसे, आप लिखते एज 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n एंड 3 की पावर n। नंबर ending with digit 0 must have factor of 2 to the power n into 5 to the power n। क्यों भैया, क्योंकि 10 की पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 5 टू द पावर n। ये अगर नहीं भी लिखोगे तो भी
चलेगा, ठीक है। नंबर एंडिंग विद 0 मस्ट हैव फैक्टर ऑफ 2n and 5n। इट इंप्लाइज दैट, या फिर उसके बाद लिखें सो 6 to the power n is not equivalent to 2 की पावर n and 5 की पावर n, so it cannot end with, so ठीक है, it cannot end with डिजिट 0, ठीक है। तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, इतना बड़ा न लिखने की जगह ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, जिसमें ये लाइन आपकी मन मर्जी की, आप लिखो या ना लिखो, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो बोर्ड्स में किया हुआ है, आप कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। छोड़ो, अब बेटा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, सॉरी इस एक्सरसाइज का। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। प्रूव करना है बेटा कि ये नंबर अलग और ये नंबर इसके साथ कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर। ये दोनों अलग अलग प्रूव करने की क्या है? कंपोजिट नंबर। पहली चीज तो अलग अलग, किसी बच्चे ने सॉल्यूशन देख रखे, किसी ने दे रखा था शायद, और एक बच्चा मेरे पास लेके आया, बोल रहा है सर इनको बराबर रखे करे क्या? अरे नहीं मेरे शेर, ये अलग प्रूव करना है कि ये कंपोजिट है, ये वाला अलग प्रूव करना है कंपोजिट है। कैसे करना है? नंबर आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइम एंड कंपोजिट। नंबर दो तरह के होते हैं, प्राइम और कंपोजिट, अपन को पता है। प्राइम नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड ओनली इटसेल्फ। प्राइम नंबर 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से। कंपोजिट नंबर हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर के पास एक से ज्यादा फैक्टर होगा। इतनी लाइन लिखने के बाद तुम्हारा काम हो गया। तुम इसकी जगह ये भी लिख सकते थे, इसकी जगह ये भी लिख सकते थे, मतलब ये अच्छा है, ये बेस्ट है, इसकी जगह ये भी लिख सकते हो। इफ इट इज अ कंपोजिट नंबर then it will have a factor, it will have a factor other than 1 and itself। 1 और खुद के अलावा, सेल्फ है बेटा वो, 1 एंड itself के अलावा एक फैक्टर होगा। उसके बाद सेम प्रोसेस, 7 into 11 into 13 plus 13। तुम्हें पता है जो भी चीज प्लस में लिखी हो बेटा वो हमारी प्लस में ही रहती है, लेकिन अगर आप ब्रैकेट के बाहर, मतलब ब्रैकेट में लिख लो इसको पूरे को, अगर आप ब्रैकेट के बाहर नंबर निकालना चाहो तो वो निकाल सकते हो जो क्या हो? कॉमन हो। जो क्या हो? कॉमन हो। जैसे मैं लिख के दिखा देता हूं एक बार दोबारा से, वैसे मैंने लिखा है अच्छे से, 7 into 11 into 13 plus 13। बेटा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 13 into 1। तो देखो बेटा 13 इनके साथ भी मल्टीप्लाई में, 13 इनके साथ भी मल्टीप्लाई में। 13 को बाहर रख लोगे तो क्या हो जाएगा? 7 into 11 into 1 plus 1। अब देखो जब 13 अंदर जाएगा ना भाई साहब, तो वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो इसके साथ भी हो जाएगा। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? समझ आ गई बेटा? ठीक है। इसलिए हमने क्या किया? 13 बाहर निकाल लिया। अगर मेरे शेर 13 बाहर निकल के आ रहा है तो बेटा जो ये नंबर है उस नंबर के अलावा एक और फैक्टर मिल गया, 13। इतना बड़ा जो मल्टीप्लाई होके आने वाला है वो 13 तो नहीं आएगा, इतना बड़ा मल्टीप्लाई होके नहीं आएगा ना। तो बेटा 13 एक फैक्टर मिल गया। अंदर बचा क्या? 7 into 11 plus 1, दैट मीन 77 plus 1, 78 भी मिल गया। तो बेटा इसके दो फैक्टर मिले, एटलीस्ट दो फैक्टर तो मिले। हमें एक ही फैक्टर की बात कर लेते हैं। एज 13 is the factor of this complete number, as 13 is the factor of this complete number other than 1 and itself, so it is a composite number। दोबारा सुन लेना, चाहे दूसरी भाषा में लिख लो। The given expression has 6 and 13। देखो 78 क्या लिख सकते हैं? 13 and 6 लिख सकते हैं। तो बेटा पूरे नंबर को बेटा 13 और 6 भी मिल रहा है। The given expression has 6 and 13 as its factor।
6 और 13 इसका क्या है, इसका फैक्टर है। सो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। सो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। बात समझ आ गई बेटा, डेफिनेशन के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगला करोगे, देखो यहां भी 5 है, यहां भी 5 है। 5 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, अंदर नहीं बचेगा। अंदर क्या बचेगा 5 की जगह 1, 5 की जगह क्या बचेगा 1, ठीक है। अब बेटा पूरे नंबर का अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, 1 और खुद के अलावा और एक नंबर आ रहा है भैया 5, ठीक है। यहां से शुरू करना है। द गिवन एक्सप्रेशन हैज 5 and 1009 एज इट्स फैक्टर, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। छोटे बात समझ आ गई क्या, आ गई क्या बेटा। अब लास्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, मतलब एक सर्कुलर पार्क है, किसके अराउंड में, स्पोर्ट्स फील्ड, मतलब जैसे फुटबॉल ग्राउंड होता है और आसपास में फील्ड होती है, समझ रहे हो बेटा, आसपास टहलने का जो एरिया होता है उसकी बात कर रहा है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, बोला एक राउंड लगाने में ऑफ द फील्ड के चारों तरफ बेटे जो सोनिया नाम की लड़की है उसको लगता है 18 मिनट, ठीक है। वाइल रवि टेक्स, लौंडा है ना, रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर दी सेम, पूरा चक्कर लगाने में उसको 12 मिनट लगता है। इट डजंट मीन लड़के ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्वेश्चन कह रहा है भैया, है ना, कि लड़की जो है सोनिया उसको 18 मिनट लगते हैं और लड़का जो है उसको 12 मिनट लगते हैं चक्कर लगाने में। तो बेटा सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। जब दोनों ने शुरू किया तो बेटे एक ही पॉइंट से शुरू किया, दोनों ने, इधर से सोनिया है और इधर से ही हमारा रवि है, दोनों सेम पॉइंट से शुरू कर रहे हैं और बेटा एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक तरफ भाग रहे हैं, ठीक है, एक तेज भागेगा और एक धीरे, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तुम्हें पता है जब रवि जो है हमारा वो एक चक्कर लगा लेगा, सोनिया का एक चक्कर नहीं होगा, है ना, सोनिया का एक चक्कर नहीं होगा, रवि आगे निकल जाएगा। रवि जो है एक चक्कर लगा चुका है तो रवि आगे निकल जाएगा फिर से, तो बेटा रवि हमारा फिर आधा चक्कर लगा चुका होगा, सोनिया फिर भी पीछे ही होगी, सही बात है। अब पता ये लगाना है कुछ समय ऐसा आएगा जिस समय शायद रवि 2 या 3 चक्कर लगा चुका हो और सोनिया हमारी पहला ही लगा रही हो या दूसरा लगा पाए, हो सकता है ना ऐसा। लेकिन ये बात पक्की है कि ये विद इन 18 मिनट्स, ये जो 18 मिनट है, जिस 18 मिनट में रवि ऑलरेडी आगे निकल चुका है, तो रवि पीछे जाकर तो सोनिया से मिलेगा नहीं, है ना, अरे मेरी बेस्टी पीछे रह गई, अरे उसके पीछे नहीं जाएगा, वो भग गया तो भग गया, दिमागदार इंसान है, तो गया और वो गया बेटा तो अब वापस मिलेगा कुछ समय बाद, इन 18 मिनट में नहीं मिलेगा। तो याद रखना जब नंबर बड़ा हो या बड़ी चीज आने वाली हो, रिजल्ट पता लग गया कि अब जो मिनट्स आएंगे वो 18 मिनट से ज्यादा आएंगे, जब रिजल्ट बड़ा आने वाला हो तब निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है। तो बेटा एक चीज कंफर्म हो गई, तो करना कैसे, इसे कुछ इस तरह से लिखना है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट रवि टेक्स लेसर टाइम देन सोनिया, ये देखा जा रहा है कि रवि जो है उसको कम टाइम लग रहा है सोनिया से। आंसर कुछ इस तरह से लिखना है, फॉर कंप्लीटिंग 1 राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ, एक राउंड कंप्लीट करने में किसका, सर्कुलर पाथ। ये तुम्हें क्या लिखना है पेपर में, लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तब भी कोई बात नहीं। As they are going in the same direction, they will meet again at the same time when Ravi will have completed 1 round of the circular path with respect to Sonia. बेटा हमारा जो रवि है वो विद रिस्पेक्ट टू सोनिया सेम पॉइंट पे ही दोबारा जाके मिलेंगे, चांसेस ये हैं, बहुत हाई चांसेस है कि दोबारा कहां मिलेंगे, सेम पॉइंट पे ही मिलेंगे। And the total taken for completing this 1 round of circular path will be the LCM of time taken by Sonia and Ravi for completing 1 round of circular path respectively. बोल रहा है अगर आप उनका रेशियो निकाल लो या एलसीएम निकाल लो, मैंने बोला ये लिखने वाली चीज नहीं है, ये बस समझने वाली चीज है जो मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। बेटा बड़ा नंबर आने वाला तो क्या निकालेंगे, एलसीएम, क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। तो बेटा अपन को पता लग गया एलसीएम लेना है किसका, 18 मिनट्स का एंड 12 मिनट्स का। अरे बड़ा सिंपल है, 36 आंसर आने वाला है, लेकिन
भाई साहब बरखुरदार, इसको ध्यान से करना है, ठीक है बेटा। अपन को पता है 18 और 12 का एलसीएम 2 इंटू 3 इंटू 3, 18 का फैक्टर ये तो रट गया होगा, 12 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3, एलसीएम सर जो कॉमन हो पहले लिख दो, कॉमन वाला लिख दिया। अब जो कॉमन नहीं, ये 3 दोनों कॉमन नहीं लिख दिए, ये 2 भी कॉमन नहीं था तो ये भी लिख दिया, तो 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। याद रखना 36 मिनट्स के बाद ये सेम पॉइंट पे मिलेंगे। अच्छा एक लॉजिक और भी बताऊं तुम्हें, रवि बेटा एक चक्कर लगाएगा कितने मिनट में, 12 मिनट में। सोनिया 18 मिनट में लगा रही है, तो पूरे चक्कर जो है, एक चक्कर कुछ थर्ड पार्ट 6 मिनट में, अगला एक पार्ट 6 मिनट में, और उससे लास्ट पार्ट बेटा 6 मिनट में, 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। रवि बेटा 6 मिनट में आधा राउंड भाग जा रहा है ना। रवि जब दूसरा चक्कर लगाएगा तब हो जाएंगे टोटल 24 मिनट्स। कितने हो जाएंगे 24, और ये 24 मिनट में कहां पे होगी, लड़की होगी यहां पे। 6 मिनट में यहां तक गई थी, 12 में यहां पे गई थी, 18 में यहां गई थी। अब अगले 6 में दोबारा कहां पहुंचेगी फिर वहीं 24 में ये रवि यहां पे होगा, और 24 में हमारी लड़की कहां पे होगी, यहां पे होगी। फिर बेटा 30 पे लड़की हमारी यहां पे होगी, और रवि हमारा कहां पे होगा बेटे, अगले ये 12 मिनट्स में यहां पे पहुंची, और वो 6 मिनट्स में यहां पे पहुंच जाएगा, है ना। फिर बेटा अगले 6 मिनट में हमारा रवि यहां पहुंचेगा, ये लड़की 18 मिनट सॉरी 6 मिनट में, 6 मिनट में यहां पहुंचेगी। तो बेटा लड़की को लग जाएंगे 36 मिनट, क्योंकि यहां तक 24 थे, यहां तक 30 थे। अगले 6 मिनट और दौड़ेगी तो कितना हो जाएगा लड़की को, 30 + 6 36। लड़का हमारा जो यहां पे 24 मिनट लगा चुका था, 24 मिनट में 2 राउंड लगाए थे, अगले 12 मिनट में वो भी थर्ड राउंड पूरा कर लेगा, और लड़का जाके मिलेगा वहीं पे। तो बेटा लड़के ने, राउंड याद रखना, लड़के ने बेटा, रवि ने टोटल 3 राउंड लगाए, और लड़की ने, सोनिया ने 2 राउंड लगाए। कितने लगाए, 2 राउंड। सर ये मैं समझता ना और ऐसे ही करता तो कैसे करता। देखो ये हो सकता है कई बच्चों को समझ ना आए, क्योंकि ये मैं देखो रीजनिंग भी पढ़ाता हूं कंपटीशन वालों को, तो ये मैंने रीजनिंग पैटर्न पे करके दिखा दिया। अगर आपको ये चीज नहीं आ रही तो आपको ये तो पता है ना कि रवि भैया 12 मिनट में लगा रहे थे, सोनिया दीदी 18 मिनट में लगा रही थी। तो बेटा टोटल चक्कर निकालने 36 मिनट में, रवि भैया के लिए डिवाइडेड बाई 12, सोनिया दीदी के लिए डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, एक राउंड से डिवाइड कर देंगे तो टोटल पता लग जाएंगे 2 राउंड, इससे डिवाइड कर देंगे पता लग जाएंगे 3 राउंड। ये निकालना आना चाहिए, फिर बोलेंगे कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तभी आता है बेटे जब ये चीज कर पाओगे। अब बेटे शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। तो भाई साहब अगर थक चुके हो तो थोड़ा सा जोश भर लो, अब सोचो कि हाँ यार आज तो खत्म करके ही मानूंगा। टोटल क्वेश्चन इसमें 7 ही है देखो, तो फटाफट दिमाग लगाओ और थोड़ा सा जोश, सांस भरो, छोड़ दो, थोड़ी दम लेके आओ, स्टार्ट करते हैं अपन लोग। ठीक है, खत्म कर देंगे शुरू से लास्ट तक, तो परेशान नहीं होना, बहुत लंबा नहीं बचा है मेरे से। ठीक है, मतलब ये सेशन 1.5 घंटे तक शायद ही चलेगा तो थोड़ा बहुत ऊपर, तो परेशान नहीं होना। ठीक है, शुरू कर रहे हैं, और बहुत सिंपल है। देखो सारे सॉल्यूशन लिखे हुए तो लिख नहीं रहा हूं, तुम्हें बस बताना है और समझाना है कि किस तरह से एक्चुअल में तुम एग्जाम में लिखोगे जाके, तो बस। ठीक है, शुरू करें बेटा, शुरू। हाँ ठीक है, एक गहरी सांस लेके छोड़ दो, शुरू करते हैं बेटा। ठीक है, तो बेटा प्रूव करना है कि √5 जो है वो इर्रेशनल है। तो इर्रेशनल वाली डेफिनेशन याद है, इर्रेशनल वो नंबर होता है जो P/Q की फॉर्म में ना लिखा जा सके, और Q जो है वो 0 के बराबर भी ना हो। अब बेटा यहां पे मान लेते हैं सबसे पहले कि बेटा √5 जो है वो क्या है, रेशनल है। क्या है बेटा, रेशनल है। एज्यूम करना है, तो बेटा सबसे पहले एज्यूम कर लिया √5 इज रेशनल नंबर, √5 इज रेशनल नंबर। फिर उसके बाद बेटा मान लो कि 2 नंबर है A और B, वी कैन फाइंड 2 इंटीजर्स A एंड B। ठीक है, सपोज दैट देयर आर 2 इंटीजर्स A एंड B। ये बेटा लाइन लिखनी है तुम्हें, ये लिखना है। सर याद कर लूं, हाँ याद कर ले, करना है तो बेटा वैसे 30-40 क्वेश्चन करते हैं तो ये याद हो जाता है। ठीक है, तो बेटा therefore we can find 2 integers A, B such that
√5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, बेटा अपॉन लगाना है वहां पे। लेट ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर, मान लो कि ए और बी जो है उनके कॉमन फैक्टर है अदर देन 1, ठीक है, अदर देन 1 एक है, मतलब दो होते हैं, हर एक चीज के दो फैक्टर होते हैं बेटा, एक 1 दूसरा इटसेल्फ। तो हमने मान लिया इसके दो फैक्टर हैं भाई, एक 1 और एक उसके अलावा। देन वी कैन डिवाइड देम बाय द कॉमन फैक्टर एंड अज्यूम दैट ए एंड बी आर को-प्राइम। तो हम उसको एक कॉमन फैक्टर से ही डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो हमारा रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ए और बी को-प्राइम, ठीक है। अगर इसको और इजी करना है तो मैं बेटा दूसरी लाइन भी लिख के देता हूं। सबसे पहले तो लिख दो लेट्स एज्यूम, देखो ये जो मैंने उठाया था ये वो उठाया था जो बोर्ड में बच्चों ने यूज किया है, अब जो मैं बता रहा हूं वो तुम भी लिख सकते हो। लेट्स एज्यूम दैट √5 is irrational, sorry, √5 is rational. Let's assume that √5 is rational. So √5 can be written ठीक है, आर बनाए बेटा, written in the form of a by b where b is not equal to 0, a and b are integers and co-prime, ठीक है। तो बेटा हमने मान लिया कि √5 जो है वो रेशनल नंबर है। अगर रेशनल है भैया तो किसमें लिखा जाएगा, ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख लिया जाएगा। तो ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख लिया गया, लेकिन नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्या बोला था शुरू में, कमेंट कर बेटा, क्यों बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर ए एंड बी आर इंटीजर एंड को-प्राइम, ए और बी वहां पे क्या है, इंटीजर है और साथ में क्या है, को-प्राइम, मतलब उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, समझ लो, सिर्फ दो ही है। तो बेटा मान लिया कि भाई साहब ए अपॉन बी किसके बराबर है बेटा, √5 के बराबर, ये तो बोला। तो √5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू √5। तो बेटा बी उधर मल्टीप्लाई में चला जाए, क्या हो जाएगा हमारा, ए इज इक्वल टू √5, ए इज इक्वल टू √5। बात समझ आ गई नहीं आ गई। अगर बेटा √5 ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख लिया जाएगा तो तरीके से बोले तो ए अपॉन बी इक्वल टू √5। जो बेटा बी है वो ए को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो जो इधर डिवाइड कर रहा है वो उस तरफ किस में चला जाएगा, छोटा किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। जो डिवाइड में होता है दूसरी तरफ किस में जाता है, मल्टीप्लाई में। किस में जाता है, मल्टीप्लाई। तो ये डिवाइड था, मल्टीप्लाई में चला गया, ए इज इक्वल टू √5 बी। ओके, उसके बाद क्या किया, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब प्यारा, बोथ साइड मतलब प्यारे, बोथ साइड मतलब दोनों तरफ, इस तरफ भी भैया स्क्वायर डाल दिया और इस तरफ भी स्क्वायर डाल दिया। आप समझो जरा, ए के ऊपर भी स्क्वायर डाल दिया और इसके ऊपर भी स्क्वायर डाल दिया। अगर इसके ऊपर स्क्वायर डालता हूं बेटा तो √5 के ऊपर भी स्क्वायर है बेटा और बी के ऊपर भी स्क्वायर है। तुम्हें पता है कि जो स्क्वायर है वो रूट को हमेशा काट देता है, तो ये क्या हो गया, 5b स्क्वायर। इधर तो ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। बात समझ आ गई बेटा। अब बेटा तुम्हें पता है 5b स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ भैया 5 इंटू बी की पावर 2, 5 इंटू बी की पावर 2, ठीक है। तो बेटा ये 5 इधर किस में चला जाएगा, किस में जाएगा, जो मल्टीप्लाई में होता है वो दूसरी तरफ किस में जाता है, डिवाइड में, तो ये चला जाएगा डिवाइड में। तो a स्क्वायर बाई 5, इतनी बात समझ आ गई। ये समझाने के लिए बस लिखना थोड़ी होता ही है, ठीक है, लिखना बस इतना ही है, ठीक है। तो बेटा a स्क्वायर बाई 5, अब होता क्या है, बोलते हैं कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर, क्या बोला बेटा मैंने,
अगर किसी नंबर का स्क्वायर जैसे ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 है, अभी देखा ना रिजल्ट, देखा ना बेटे रिजल्ट क्या था भैया, ए स्क्वायर 5 से एक स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा था, तो देयरफॉर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब ए स्क्वायर क्या है, वो डिविजिबल बाई 5 है, एंड इट कैन बी सेड दैट ए इज डिविजिबल बाई 5। अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। बात समझ ही नहीं आई? अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। ठीक है, ये बात याद रखना। अब बेटे आगे क्या करना है बेटा, अगर हम इतनी बात समझ गए तो आगे कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं। अगर डिविजिबल है a बाई 5 डिविजिबल है तो मान लिया बेटा a बाई 5 इज इक्वल टू के। यहां तक के बाद क्या है बेटा कि a स्क्वायर बाई 5, तो a स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा, होगा नहीं होगा? अब बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर a 5 से डिविजिबल है तो कुछ तो रिजल्ट आता होगा ना भैया। किसी नंबर को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो 2 आता होगा, 3 होता होगा, 4 आता होगा, कुछ तो आता होगा ना। मान लेते हैं बेटा k आता होगा। क्या मान लेते हैं बेटा? k आता होगा। ठीक है, क्या मान लिया? k आता होगा। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 5k हो गया। बोला ना a इज डिविजिबल बाई 5, तो a डिविजिबल बाई 5, रिजल्ट कुछ आया, मान लिया k, तो a बाई 5 इज इक्वल टू k आता होगा, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया? 5k। लेकिन यहां क्या पढ़ा था? यहां पढ़ा था कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो ये भी इस तरफ भी स्क्वायर डाल देंगे और इस तरफ भी स्क्वायर डाल देंगे। जब स्क्वायर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा 5k स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसके ऊपर भी स्क्वायर जाएगा और ये इसके ऊपर भी स्क्वायर जाएगा, जैसे यहां गया था, याद है ना? यहां गया था √5 के ऊपर भी स्क्वायर गया था और b के ऊपर भी स्क्वायर गया था, तो ये 5 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 25 और k स्क्वायर। बात समझ आ गई बेटा? 5 के ऊपर भी स्क्वायर गया और k के ऊपर भी स्क्वायर गया है, तो बेटा a स्क्वायर इजकल टू 25k स्क्वायर। लेकिन इधर अपन को मिला था a स्क्वायर इजकल टू 5b स्क्वायर, मिला था बेटा। 5b स्क्वायर इजकल टू 25k स्क्वायर हो गया, हाँ कि ना? हो गया। ठीक है, अब ये जो 25 है वो इधर अगर मैं भेजूं तो किस में जाएगा? इधर जो मैं 25 बनाऊंगा उधर भेजूंगा तो किस में जाएगा? तो वो जाएगा बेटे डिवाइड में। किसमें? डिवाइड में। किसमें जाएगा बेटा? डिवाइड में। 5 बन जा 5, 5 5 जा 25। रिजल्ट क्या आया बेटा? रिजल्ट आया कि, रिजल्ट यहां पे क्या आया हमारा? ये वाला रिजल्ट क्या आया? b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू k स्क्वायर। 5 5 जा 25 था ना, तो बेटा b स्क्वायर बचा और अपॉन में 5 बचा इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू k स्क्वायर। बात समझ आ गई बेटा? ये बात क्लियर हो गई छोटे? पक्की बात? डन है? ठीक है, अब आगे बढ़। ठीक है बेटा, हम लोगों ने यहां पे क्या बोला था? a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर था। हमने बोला a स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 5 से डिवाइड होगा। अगर बेटा b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 5 से डिवाइड होगा ना? हाँ ठीक है। अब a भी भैया 5 से डिवाइड निकला, b भी भैया 5 से डिवाइड निकला। अगर दोनों चीजें डिवाइड निकली बेटा तो मैं जो ऊपर लिखे आया था a एंड b आर कोप्राइम, कैसे? दोनों नंबर जो है वो किसी और नंबर से कट रहे हैं। पहले तुमने बोला कि a अपॉन b इक्वल टू √5, मान लिए ना। उसके बाद बेटे अब क्या बोल रहे हैं कि भैया a और b दोनों 5 से डिविजिबल भी है। यहां भी a 5 से डिविजिबल था और यहां भी b जो है वो 5 से डिविजिबल है। a और b दोनों सेम नंबर से डिविजिबल नहीं हो सकते क्योंकि अपन ने उन्हें कोप्राइम माना था। तो इसका मतलब अपन गलत माने बैठे हैं, हम गलत माने बैठे हैं। अगर गलत नहीं मानते तो बेटा ऐसा चीज होता? कभी नहीं होता। हमने माना यह था कि a और b कभी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, और फिर जब उसको सॉल्व करके देखा तो हो रहे थे। इसका मतलब हम क्या थे? गलत थे। गलत थे, है ना? मर्द है ना, मर्द गलत होता ही है। लड़की होती तो कहता मैं और गलत
हो ही नहीं सकती, सही बात है। चलो बेटा, अब यहां पे ये चीज लिख गई हमने, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 एंड हेंस बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, b is also divisible by 5. This implies that a and b have 5 as a common factor. इसका मतलब a और b के पास क्या है, 5 जो है वो एक कॉमन फैक्टर है। 5 क्या है बेटा, उनका कॉमन फैक्टर है, मतलब a और b दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। एंड दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट a and b are co-prime. ये क्या फैक्ट को गलत कर रहा है, ये कह रहा है भाई साहब कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को-प्राइम, जो तुम मान के बैठे हो ए एंड बी आर को-प्राइम, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। 5 के दोनों कॉमन फैक्टर निकल आए, दोनों का कॉमन फैक्टर 5 निकल के आ गया ए और बी का, तो बेटा वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। हेंस √5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p अपॉन q या फिर बोले a अपॉन b। इट कैन बी सेड दैट √5 इज इर्रेशनल। इस वजह से क्या कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है कि जो √5 है वो क्या है, इर्रेशनल है। क्या है बेटा, इर्रेशनल। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई, दोबारा सुनना जरा। सबसे पहले अपन लोग बेटा मानेंगे कि √5 जो है वो क्या है, रेशनल है। रेशनल है तो किसमें लिखा जा सकता है, a अपॉन बी की फॉर्म में, और a अपॉन बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। a और b क्या होंगे वहां पे, a और b वहां पे क्या होंगे, को प्राइम। a और b वहां पे क्या होंगे, को प्राइम एंड इंटीजर्स। और b क्या नहीं होगा, और b क्या नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, a अपॉन बी इक्वल टू √5, b डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चला गया। ठीक है, स्क्वायर डाला सबसे पहले और बोला a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, 5 इधर चला गया डिवाइड में, a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 5 से डिवाइड होगा, और a 5 से डिवाइड होगा तो कुछ रिजल्ट आएगा, हमने माना कि फिर दोनों तरफ स्क्वायर, फिर दोनों तरफ स्क्वायर, a का स्क्वायर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, क्या हो गया बेटा 5b स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर जब हम लोगों ने डाल दिया a स्क्वायर की जगह, तो बेटे क्या रिजल्ट निकल के आया अपना, रिजल्ट क्या निकल के आ गया बेटे, अपन लोगों का रिजल्ट निकल के आ गया 5b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू k। मतलब यहां से रिजल्ट क्या निकल के आ गया, 5b स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू k स्क्वायर। ठीक है, और बेटा फिर हम लोगों की दूसरी कहानी शुरू हुई कि अगर b स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो b भी डिविजिबल होगा 5 से, तो b भी डिविजिबल होगा 5 से। और ये अपना कॉन्ट्राडिक्ट कर गया फैक्ट को कि a और b क्या है, को प्राइम है। a और b क्या है बेटा, को प्राइम है। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई छोटे। अब करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं छोटो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल। प्रूव करना है भैया कि 3 + 2 √5 जो है वो इर्रेशनल है। बेटे ऐसा क्वेश्चन जो है ना दो तरह से होता है। पहली चीज तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका 2 नंबर में। अगर 2 नंबर में आए ये क्वेश्चन तो समझ जाना मेरे भाई कि √5 इर्रेशनल पहले से गिवन है तुम्हें, मतलब वो है, वो फैक्ट तुम इस्तेमाल कर सकते हो, वो फैक्ट तुम इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेटा शुरू कैसे करना है, वही पिछले वाला पैटर्न, और अब हो जाएगी कहानी फास्ट। ठीक है बेटा, मान लो 3 + 2 √5 जो है रेशनल है, जैसे अपन लोगों ने √5 में माना था वैसे ही इसमें मानना है। क्या मानना है बेटा, 3 + 2 √5 इज rational. Therefore, we can find two co-prime integers a and b such that 3 + 2 √5 is equal to a upon b. a upon b. ठीक है, where b is not equal to 0. अच्छा लिख दिया है, लिख दिया है, where b is not equal to 0. ठीक है, तो बेटा 2 √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इधर ये प्लस का 3 है, क्या इक्वल टू के इस तरफ बेटा प्लस का है, ये इक्वल टू के इस तरफ बेटा प्लस का है, प्लस का है बेटे। तो दूसरी तरफ किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, a अपॉन बी -3, a अपॉन बी -3। ठीक है, अब बेटा 2 √5 इक्वल टू क्या होगा, a अपॉन बी -3। तो इधर वाला 2 किस में चला जाएगा, इधर वाला 2 चला जाएगा भाई ये डिवाइड में। देख इसको ध्यान से देख बेटा कैसे लिखा है, ये लिखा है भाई साहब 1/2 a अपॉन बी -3। देखो मैं तुम्हें बता दूं यहां पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, पता क्यों, ये जो 2 डिवाइड भेजते ना वो नहीं भेज पाते, बेचारों को नहीं समझ आता कैसे भेजना है। तो याद रखना बेटे इधर पहले ब्रैकेट लगाना और फिर 2 डिवाइड भेजना। क्यों, क्योंकि जो इधर से 2
जो 2 मल्टीप्लाई में देखो 2√5 का मतलब क्या होता है बेटा, 2 मल्टीप्लाई √5, ठीक है। तो जो इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में जा रहा है वो डिवाइड बेटा पहले नंबर को भी कर रहा है और दूसरे नंबर को भी कर रहा है। तो हमने दोनों के साथ ना लिखने के लिए हमने ब्रैकेट के बाहर डाल दिया किसमें, डिवीजन। ये पैटर्न समझ आ गया। अलग अलग को डिवाइड के साथ ना लिखने की जगह हमने ब्रैकेट के बाहर डाल दिया। इसका मतलब यही होता है कि अंदर दोनों को डिवाइड करेगा, दोनों को डिवाइड करेगा। मतलब जैसे इसको मैं खोलूंगा तो पता कैसे खुलेगा, a/2b -3/2। देखो 2 दोनों के नीचे आ गया ना, दोनों के नीचे आ गया बेटा, a के नीचे भी 2 आ गया और 3 के नीचे भी 2 आ गया, a के नीचे भी 2 आ गया और 3 के नीचे भी 2 आ गया। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई बेटा। अब क्या हुआ, √5 के बराबर ये आ रहा है। कैसे आ सकता है भाई, √5 इर्रेशनल है और ये चीज रैशनल है क्योंकि a भी इंटीजर है, 3 2 भी इंटीजर है। इंटीजर माइनस इंटीजर कैन बी इंटीजर, इर्रेशनल थोड़ी दे देगा। तो बेटे आगे, सिंस a एंड b आर इंटीजर 1/2 ब्रैकेट a/b -3 विल आल्सो बी आर रैशनल नंबर। वो रैशनल होना चाहिए, इसका मतलब अगर वो इंटीजर है तो रैशनल होना चाहिए, है ना। ऐसे नंबर मैंने डाले ही नहीं जिनका डिवीजन जो है वो इनफाइनाइट टर्म्स तक जाए। मतलब हमारा ऐसे मैंने टर्म ही नहीं डाले जो बेटे हमको इर्रेशनल नंबर दे। इंटीजर इज अ पार्ट ऑफ रैशनल, इर्रेशनल का पार्ट था ही नहीं वो। मैंने डाले भाई साहब सब रैशनल, ये आया इर्रेशनल कैसे, है ना, है ना। बिजनेस 30 लाख का डाला, 40 लाख का घाटा कैसे हो गया, वही वाली सेम चीज। तो बेटा अपन लोगों ने जब सारी चीजें रैशनल वाली डाली थी तो इर्रेशनल होना पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये चीज इर्रेशनल के बराबर है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इर्रेशनल। बराबर है तो मतलब √5 रैशनल होना चाहिए, बट वो तो गलत हो गया। तो द कॉन्ट्राडिक्शन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इर्रेशनल। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट को कि √5 जो है वो इर्रेशनल है, क्योंकि वो रैशनल के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब गलत हो रहा है कुछ ना कुछ। Hence, our assumption that 3 + 2 √5 is rational is false। इसका मतलब जो हमारी रैशनल, hence मतलब जो हमारी बेटा absorption थी, our assumption that 3 + 2 √5 is rational, जो हमने माना था कि 3 + 2 √5 जो है वो रैशनल है, वो गलत थी। वो क्या थी, गलत थी। समझ रहे हो, हम अगर ना मानते और ना ऐसा होता, therefore 3 + 2 √5 is irrational। इसका मतलब वो क्या हुआ, इर्रेशनल हुआ। दोबारा समझ लो एक बार फटाफट कुछ ही सेकंड्स में। बेटे 3 + 2 √5 को रैशनल मानना, रैशनल है तो a/b के बराबर होगा। तो बेटा सारी चीजें उधर भेजना, एक तरफ √5 और एक तरफ बची हुई चीज है, प्लस वाली चीज माइनस में जी, मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में। फिर क्या बोला, इर्रेशनल बराबर आ रहा है भाई साहब किसके, रैशनल के। किसके, रैशनल के। इसका मतलब ये फैक्ट को, किसको, कौन से फैक्ट को, √5 इज इर्रेशनल को, तो ये रैशनल एक फैक्ट है, उसको गलत कर रहा है, उसको गलत कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये रैशनल के बराबर आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए। इर्रेशनल रैशनल के बराबर नहीं आना चाहिए। तो आप लिखेंगे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इर्रेशनल इज इक्वल टू रैशनल विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब ये कुछ मत लिखो, इसकी जगह ये लिख दो, विच इज नॉट पॉसिबल and happened due to our wrong assumption। क्यों हुआ बेटा, क्योंकि हमारी assumption जो है वो गलत थी। hence जो भी नंबर दिया था 3 + 2 √5 is इर्रेशनल। ठीक है, बोल मेरे साथ साथ, इर्रेशनल। तो बेटा इर्रेशनल बराबर निकला भाई साहब रैशनल के, विच इज नॉट पॉसिबल एंड हैपेंड हुआ है क्योंकि हमने गलत एजम्पशन ली। Hence, इसका मतलब 3 + 2 √5 जो है वो क्या है, इर्रेशनल है। तुम्हें जो लैंग्वेज अच्छी लगे, तुम्हें ये इतनी अच्छी लगे तो तुम इतनी कर लो, और अगर तुम्हें ये अच्छी लगे बेटा तो तुम ये लिख लो। ठीक है, जो अच्छी लगे तुम्हें। मैंने तुम्हें दो चीजें दे दी और बस इतना ही है। अब तो चैप्टर फिनिश है बेटा, अब फिनिश है भैया, हो गया काम। बेटा प्रूव दैट द फॉलोइंग आर
इर्रेशनल। प्रूव करो ये जो है वो क्या है, इर्रेशनल है। तो 1/√2 को इर्रेशनल करना है, पहले क्या करते हैं, गलत मान लेते हैं, रैशनल मान लिया। रैशनल मान लिया तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b। तो 1/√2 इक्वल टू a/b, a/b। बेटा 1/√2 इक्वल टू a/b, इसको मैं मल्टीप्लाई में भेज दूं और इसको डिवाइड में, मतलब b जो है बेटा किस में भेज दिया, मल्टीप्लाई में, a किस में भेज दिया, डिवाइड में, और जो बेटा इधर डिवाइड में उधर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ऐसे हो जाएगा। तो बेटा b/a इक्वल टू √2, b/a इक्वल टू √2। बात समझ आ गई? मैंने इनको उल्टा किया और इसको भी उल्टा कर दिया। ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ वाली चीजें उल्टी कर, दोनों तरफ वाली चीजें उल्टी कर दो, कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? इधर जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में, जो इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में, जो इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में। किसके साथ मल्टीप्लाई? भैया 1 के साथ, ठीक है। कुछ नहीं था तो हमने इधर 1 माना, ठीक है, ठीक है। बात समझ गए? 1 मान सकते हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? समझ गए छुटकू? अब बेटा b/a इज रैशनल एज a एंड b आर इंटीजर। b/a भैया क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। बराबर किसके आया? इर्रेशनल के। ये तो फिर गलत हो गया, ये तो फिर गलत हो गया। तो पिछली वाली बात, देयरफॉर √2 इज रैशनल। अगर ये अपॉन b के बराबर है, b/a के बराबर है, तो √2 क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। अगर ये b/a के बराबर आ रहा है तो ये क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। लेकिन द फैक्ट दैट √2 इज इर्रेशनल, फैक्ट है क्या? √2 जो है वो इर्रेशनल है। हेंस आवर अजम्पशन इज फॉल्स। इसका मतलब हमारी अजम्पशन क्या थी? गलत थी। और 1/√2 जो है वो इर्रेशनल है। क्या है? इर्रेशनल है। सेम चीज में करनी बेटा। 7√5 को रैशनल मान लिया। अगर रैशनल मान लिया तो किस फॉर्म में होगा? a/b की फॉर्म में। a और b क्या होंगे? इंटीजर एंड, मेरे साथ बोल, मेरे साथ बोल बेटा, a और b क्या होंगे? इंटीजर एंड कोप्राइम, इंटीजर एंड कोप्राइम। और b किसके बराबर नहीं होगा? 0 के। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। तो बेटा 7√5 इज इक्वल टू a/b। 7√5 इज इक्वल टू a/b। जो बेटा √5 है उसको इधर छोड़ दो, 7 को किसमें भेज दो? डिवाइड में। तो √5 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? a/7b। √5 इज इक्वल टू क्या हो गया? a/7b, है ना। तो बेटा a/7b ये भैया रैशनल होना चाहिए, ये इर्रेशनल है। a/7b इज रैशनल। क्यों? a and b are integers, hence √5 must be rational, but this contradict the fact। ये क्या कर रहा है? फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब गलत बता रहा है। कौन सा फैक्ट? इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इर्रेशनल। √5 इज, मेरे साथ बोल, इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इर्रेशनल, इज इर्रेशनल, ठीक है। This contradicts the fact that √5 is irrational. It means our assumption was wrong that 7√5 is rational. Hence 7√5 is irrational. इसका मतलब हमारी assumption भैया गलत थी और 7√5 है क्या? है क्या? irrational है। क्या है? irrational है। अब ये है बेटा एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। तो जोश कैसा है बड़े? थोड़ा सा दम लगा के आखिरी क्वेश्चन, कमर सीधी करो और ये खुद से करना है क्वेश्चन, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करूंगा, वॉल्यूम को स्लो कर दो और ये खुद से करना है। लेकिन उससे पहले रुक जाओ। अगला चैप्टर जो पॉलिनोमियल आने वाला है बेटे, तुम्हें इसके बाद तुरंत वीडियो मिल जाएगी। देखो मैं ये रिकॉर्ड कर करके डाल रहा हूं, सब 1 तारीख को अनलॉक हो जाएंगे। तो बेटा आपको इसके बाद तुरंत दूसरी वीडियो देखनी है। कितने घंटे गैप से? 1 या 1.5 घंटे के गैप से दूसरी वीडियो देखनी है। देखनी है मतलब देखनी है। एक दिन में कम से कम 3 से 4 चैप्टर खत्म करने हैं। एनसीईआरटी का एक सिंगल कॉन्सेप्ट बचना नहीं चाहिए जो तुमने नहीं किया, जो तुम्हें नहीं आता। तो पॉलिनोमियल शुरू से लेकर लास्ट तक करवाऊंगा। बात समझ आ रही है? शुरू से लेकर लास्ट तक, बिल्कुल लास्ट तक, बिल्कुल लास्ट तक। समझ रहे हो? बिल्कुल लास्ट तक मतलब
अपन लोग साथ में PYQs भी करेंगे। तो बड़ा ध्यान से करना है लास्ट क्वेश्चन, और पॉलिनोमियल वाली क्लास को क्लिक करना है अब से 1 घंटे बाद। कितनी देर बाद? 1 घंटे बाद। तब तक नहा ले, खा ले, घूम ले, जो करना है कर ले। और अगर रात हो रही है, सोना नहीं है आज नहीं सोना है। जो मन में आग जल रही है ना, वो पूरी जली रहनी चाहिए कि हाँ भाई करके ही हटेंगे। अब मैथ सीखना है तो सीखना है। आर्यन सर के साथ 1.5 घंटा बिता चुके हैं, तो थोड़ा और सही। ठीक है मेरे शेर? ठीक है बेटा? ठीक है, ओके, वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है। ऐसे ही खींच रहे बेटा, ध्यान से देख। मुझे पता है जो बच्चा इतनी देर तक खींच गया उसमें दम है, और तुझ में दम है ये बात मैं जानता हूं। तो अगला सेशन दम लगा के और खींचना है बेटा। लेट 6 + √2 इज रैशनल। बे पुराना वाला काम, रैशनल। तो बेटा हमारे मान लेते हैं ये लिखा जा सकता है a/b की फॉर्म में, और a और b क्या है? इंटीजर एंड। a और b क्या है? इंटीजर एंड को प्राइम। b किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 6 + √2 इक्वल टू a/b। √2 विल बी इक्वल टू a/b माइनस 6। a/b माइनस 6 मस्ट बी रैशनल बिकॉज a and b आर इंटीजर। a/b माइनस 6 मस्ट बी a/b माइनस 6 मस्ट बी रेशनल। तो बेटा दैट इज इक्वल टू इर्रेशनल। इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। कौन सा फैक्ट? इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इर्रेशनल। √2 इज इर्रेशनल। बात समझ आ रही है? तो बेटा क्यों हुआ? इट इंप्लाइज दैट, हेंस, या फिर लिखो देयरफॉर our assumption is wrong, our assumption is false, our assumption is false and hence 6 + √2 is irrational। इसका मतलब वो क्या है? irrational है। हो गया छोटे, क्लियर है? तो बेटा अब जोश के साथ थैंक यू सो मच। ठीक है, अपने लिए पढ़ने के लिए थैंक यू, साथ में लगे रहे और साथ में हम यहां तक पहुंच गए, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो बेटा नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक अच्छे जोश के साथ। अगर जोश तुम्हारा हाई था, थके नहीं और तुम्हारे अंदर दम है, तो कमेंट में डालो सर आई विल फिनिश इट आउट, आई विल फिनिश इट आउट। मैं इसको खत्म करके मानूंगा और इसको एक बार दोबारा रिवाइज करना है, आज नहीं कल। और पूरे सेशन को काट काट के 20 मिनट के अंदर खत्म करना है। बात समझ आ रही है? इससे क्या होगा? तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे फटाफट। मतलब एक क्वेश्चन जब आंखों के सामने से निकलेगा ना, तो सब रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो कल के सेशन मतलब नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं 1 घंटे बाद। 1 घंटे का रेस्ट लेना, नेक्स्ट सेशन मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड वेल डन मेरे शेर।